वो दिल्ली उच्च न्यायालय और कन्या न्यायाधिकरणों में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस भी करते हैं। आप उच्च न्यायालय, विशेषकर दिल्ली उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण और अन्य न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको अप्रत्यक्ष कराधान में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप बेसिक, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मेडिकल, दूरसंचार, प्रसारण, आईटी, एफएमसीजी, वित्तीय सेवा आदि के क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और घरेलू कंपनी सहित अनेक करदाताओं को परामर्श और जो उनकी मुकदमाबाजी होती है उसमें व्यापक रूप से सहारा देते हैं और शामिल रहते हैं। आप भारत में अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में प्रवर्तन, लेखा परीक्षा और मुकदमेबाजी के मामलों को संभालने में माहिर हैं। आप एक सूचीबद्ध समूह की कराधान प्रमुख के रूप में अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में एक टियर 1 परामर्श फर्म के साथ काम भी किया है। आप फॉर्चून 500 कंपनियों को राय और परामर्श देने का काम भी करते हैं। अब आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिसमें आप शामिल हैं या आपने खुद लिखी है। जैसे सेवाओं पर जीएसटी का व्यापक विश्लेषण, जीएसटी कर कानून और अभ्यास, जीएसटी पर किताब है प्रैक्टिस एंड एक्ट एंड प्रैक्टिस, जीएस चिकित्सकों के लिए जीएसटी हैंड गाइड, जीएसटी मैनुअल, जीएसटी संदर्भ और मैनुअल के सहलेखक है, और जीएसटी में ऑडिट और वार्षिक रिटर्न के भी सहलेखक है। आपने सर्विस टैक्स लाइन प्रैक्टिस और सर्विस टैक्स रेडी रेगुलर की शीर्षक से किताबें भी लिखी हैं। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की प्रत्यक्ष कर समिति के विभिन्न प्रकाशनों में योगदान भी दिया है। दिल्ली मूल्य वर्धित अधिनियम 2004 की सभी अधिसूचनाओं, परिपत्रों, आदेशों और स्पष्टीकरणों और निर्धारणों पर संग्रह का सह लेखन भी किया है। आप जीएसटी पर ऑनलाइन एक वेबसाइट है, जीएसटी इंडिया गाइड.com के लेखक भी हैं। आप वित्तीय वर्ष 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022 और 2023 के लिए आईसीएआई की अप्रत्यक्ष कर समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे। आप वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अप्रत्यक्ष कर समिति के सह अध्यक्ष भी रहे हैं। आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सेल टैक्स बार एसोसिएशन दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्वाचित कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। वित्तीय वर्ष 2014 के लिए आप इसके संयुक्त सचिव भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपको दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन की। आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ईएनसी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। 2022 के लिए आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर कर कर समिति के प्रतिनिधित्व समिति के सदस्य रहे। 2021-22 के लिए आईसीएआई की रणनीति परिप्रेक्ष्य योजना और निगरानी समिति के सह चयनित सदस्य भी रहे। आप सोसाइटी फॉर टैक्स एनालिसिस एंड रिसर्च, स्टार उसका शॉर्ट फॉर्म है, इस संस्थापक सदस्य और कार्यकारी सदस्य भी हैं। आप वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं। आप प्रत्यक्ष कर प्रैक्टिशनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ रायपुर की प्रबंध समिति के सदस्य, सेल टैक्स बार एसोसिएशन में 2016 में, 2018 में, 2019 में की जो समितियां बनी उसके सदस्य भी रहे। आप जीएसटी आईसीआई 2016 पर दिल्ली अध्ययन समूह के संयोजक और अप्रत्यक्ष कर समिति जो होती है एसोचैम उसके भी सदस्य रहे। आपने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेल टैक्स बार एसोसिएशन, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साउथर्न गुजरात कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन आदि सहित पेशेवर मंचों और संघों द्वारा आयोजित विभिन्न मंचों, सेमिनारों, सम्मेलन आदि में अप्रत्यक्ष करों पर 600 से अधिक सेमिनारों को संबोधित किया है। आप आईसीएआई, जीएसटी कमिश्नरेट आदि के द्वारा आयोजित जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर पर जो संगोष्ठियां होती हैं उसमें भी आप पढ़ाते हैं, जैसे आज हमारे बीच में आप पढ़ाने के लिए आए हैं। तो ये बड़ा विशाल और विरध परिचय था आदरणीय चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री गौरव गुप्ता जी का, जो आज हमारे बीच में है। तो अब इस परिचय के उपरांत मैं निवेदन करूंगा कि अब आप अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय गौरव गुप्ता जी।
शैली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कई हिंदी के जो इतने शुद्ध शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, मैं माफी चाहूंगा, इतनी शुद्ध हिंदी मेरी नहीं है। मैं अपने ही परिचय में कई चीजें ढूंढ रहा था कि उन्होंने क्या क्या बोला। पर मैं वाकई शैलेश जी, यू हैव बीन वेरी काइंड विद योर वर्ड्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। आज मैं एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, नॉट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, वो भी एक बहुत अच्छा दौर था जब वो प्रैक्टिस करी, बट एज अ एडवोकेट आई एम प्रैक्टिसिंग टुडे। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन और टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, तीनों एसोसिएशंस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप सबने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक, शो कॉज नोटिस, इसमें जो जो विभिन्न तरह की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस सब अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एसएससीज के सामने आ रहे हैं, मैं सभी ऑफिस बेयरर्स, श्री हर्ष शर्मा जी, श्री विक्रमजीत सिंह भदौरिया जी, श्री पी एस उपाध्याय जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री दीपक महेश्वरी जी, श्री दीपक जैन जी, श्री पने जी, प्रतीक जी, पुष्पीश जी, सुशील जी, रविंद्र खारे जी, पुष्पेंद्र जी और अदर बाकी जो सीनियर मेंबर्स हैं। मैं राजेंद्र गुप्ता जी को भी देख रहा हूँ, आज वो भी बैठे हुए हैं। वो भी हमारे सीनियर मेंबर हैं सिलटेक्स बार के भी। मैं सभी मेंबर्स को नमन करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आई एम नाउ स्टार्टिंग माय डेलिब्रेशन। आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश का मैं थोड़ा मिक्स करके बोलना चाहूंगा। प्योर हिंदी में शायद मेरे लिए पूरा पॉसिबल नहीं होगा। सो हर्ष जी, आई होप आई हैव द परमिशन। जी सर बिल्कुल सर। थैंक यू सर। पर खाली प्योर हिंदी चलेगा भी नहीं सर, प्योर इंग्लिश भी नहीं चलेगा, प्योर हिंदी भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, एक ये बैलेंस आउट करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जी सर। टॉपिक जो आज हम सबके बीच में है वो है शो कॉज नोटिस। नाउ, आज 7 साल बीत बीत गए हैं जीएसटी को। जब ये टॉपिक आया था, हम सबने इसकी विभिन्न सेक्शंस, विभिन्न रूल्स सबको पढ़ा और एक नए एक्ट को जितनी जल्दी और जितने स्मूथ तरीके से हम 3 साल निकाल दें जो कोविड के थे, अगर हम देखें तो इफेक्टिवली 4 साल में इतना बड़ा एक संशोधन इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो इस पूरे देश में इफेक्ट हुआ, जिसने इस पूरे देश को एक सिंगल नेशनल मार्केट के रूप में और एक सिंगल नेशनल लॉ के रूप में सबके बीच में लेकर आया, उसको इतना जल्दी स्मूदन आउट करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पूरे देश के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, और उससे बड़ी बात है हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, हु हैव tirelessly, डे इन डे आउट, हैव पुट ऑल दी एफर्ट्स कि किसी भी तरीके से सारी चीजें अपनी प्रणाली में चलें। पर जो शुरू के साल थे, 17-18, 18-19, 19-20, ये तीन एक ऐसे साल थे जब सब इस प्रणाली को समझ रहे थे, जहां पर पुराने कई विचार, कई कई बेसिस, कई फाउंडेशन जो हमारे माइंड में थी, वो कैरी फॉरवर्ड हुई और उसी के बेसिस पे कई प्रोफेशनल्स ने, कई एसएससीज ने कुछ डिसीजंस लिए। अभी मैं सुन रहा था एनुअल रिटर्न के बारे में कि एनुअल रिटर्न, व्हाई इज इट नॉट अ मैकेनिज्म टू रेक्टिफाई द एरर विच आई हैव डन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। वैट के अंदर अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाती, कोई गलती हो जाती, तो मेरे पास रिवीजन का माध्यम हुआ करता था। सर्विस टैक्स में मेरे पास रिवीजन का माध्यम हुआ करता था, एक्साइज में मेरे पास रिवीजन का माध्यम था। बट जब जीएसटी आया तो मुझे बताया गया कि रिवीजन जो है पॉसिबल नहीं है, अब आपके पास एक ही माध्यम है, आप अपनी गलती को अगली रिटर्न में ठीक कर दीजिए। अब सबने जब ये बात को समझा, अगली रिटर्न के अंदर ठीक करने का जब तरीका सबको समझ में आया, तो उसमें क्या हुआ, दो रिटर्न्स उस एक पर्टिकुलर गलती से इफेक्ट होती है। एक पहली रिटर्न जिसमें वो गलती हुई, और दूसरी रिटर्न जिसमें उस गलती को ठीक करेंगे उस महीने के अंदर भी उसका इंपैक्ट आएगा। और दोनों ही रिटर्न्स एक ऑफिसर के लिए गैप के रूप में, उसकी जो पीछे से जिसको डेटा सिस्टम्स कहते हैं, वो दोनों फर्क दिखाया जाएगा और दोनों के दोनों शोकॉस का एक रूप हमारे सामने ले लें। ये बहुत एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, 73 के जो शोकॉस स्टेट ने पीछे इशू करे, स्टेट ने जो भी पॉइंट जीएसटी
के पीछे डेटा विंग से आया, कोई भी उनके जो अपने सॉफ्टवेयर का एनालिसिस हुआ उससे जो उनके सामने पॉइंट्स आए, उन्होंने विभिन्न रूप से हर स्टेट ने, खासतौर पे अगर मैं बात करूं दिल्ली और तेलंगाना, उन्होंने एक अलग सॉफ्टवेयर यूज किया, यूपी एक अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, हरियाणा अपना एक अलग पैटर्न सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा, पर वो एक अलग पॉइंटर्स उसने सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने 73 के बहुत नोटिस दिए। और मैं ये जानता हूं, सबको बधाई, 17, 18, 18, 19, 19, 20 में सभी अधिवक्ताओं ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, एसएससीज ने बहुत कुशल रूप से कई ऑर्डर्स जो हैं उनकी डिमांड्स को ड्रॉप करवाया। अब वो सारे सबमिशंस के बाद अब हमारे सामने जब 74 के नोटिस आए हैं, जो कि अभी सेंटर ने इशू करे हैं, 73 और 74, सेक्शन 73, सेक्शन 74, दो सेक्शंस हैं जिनके अंदर कभी भी टैक्स की कोई डिमांड अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी में किसी भी एसएससी से लेनी है तो टैक्स की डिमांड केवल इन दो सेक्शंस के थ्रू ही वो ले सकते, इसके अलावा कोई और सेक्शन नहीं। पर इन दोनों सेक्शंस के अंदर अलग अलग सेक्शन रखने का क्या मतलब था? बहुत छोटा सा उसका एक सिंपल सा रीजन था। 73, 73 के अंदर वो केसेस आते थे विच वर नॉट फॉर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन, जिसमें ना तो कोई चीज आपने गलत कही, ना छिपाई, और ना आपकी मंशा फ्रॉड की थी with the intent to evade the taxes. So there is a element of mens rea in the notices which are under 74. When the element of mens rea is absent, जहां कर चोरी की मंशा एक एसएससी की नहीं है, वो सारे के सारे नोटिस 73 के अंदर ही आ सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, किसी के जीएसटी और 1 और 3B के बीच में डिफरेंस है। अब ये दोनों फिगर्स 1 और 3B गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर पिछले 7 साल से हर अफसर के सामने, हर ऑफिसर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, एसएससी, सबके सामने है। अगर उसमें कोई भी गलती रह गई, दैट इज अ वेरी अपरेंट मिस्टेक और दैट मे बी अ वेरी अपरेंट एरर। उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते किसी व्यक्ति ने कुछ छिपाया। अगर वो आपके सामने डिस्क्रिपेंसी आई थी 7 साल के अंदर, आप कभी भी उससे पूछ के उससे उसकी डिटेल मंगवाकर उसको एक शोकॉज दे सकते थे, जिसका टाइमलाइन 73 के अंदर माना जाएगा। पर एक एसएससी जिसने मोटर व्हीकल का आईटीसी ले लिया और उसके ऑडिट में यह बात पता चलती है कि उसने मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है और उसका कोई वैलिड रीजन उसके पास नहीं है। सर, वैलिड रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोज मैं एक एसएससी हूं और मैं कोई भी एक व्हीकल खरीदता हूं जिसको मैं गुड्स के लिए यूज करता हूं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को अवेलेबल, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आईटीसी वुड बी अवेलेबल। सो अगर मैं कोई रीजन प्रेजेंट नहीं कर पा रहा कि ऑन व्हाट बेसिस आई हैड टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन यस, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉट सप्रेशन, बिकॉज देयर वाज नो प्लेस। सप्रेशन का मतलब समझिए, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी थी और मैंने नहीं दी, that will tantamount to suppression. But if there is no element where I can present, there is no return where I can present a particular detail, in that particular case it cannot be an element of suppression, it can be an element of misrepresentation, it can be a element of fraud. So तीनों जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप देखेंगे 74 के, लेट मी बिगिन, द फर्स्ट थिंग विच आई वुड पार्क इन एवरीबॉडीज माइंड, कभी भी 74 का नोटिस आए तो उसको 73 की तरह डील मत करें। 73 में हम क्या देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। और मैं बहुत एक चीज बहुत सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने देखा कई मित्र 73 के नोटिस को एक स्क्रूटनी नोटिस की तरह लेते हैं। अगर किसी के आईटीसी और 3B के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो वो क्या करता है, अपनी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आईटीसी को उठा के अफसर के सामने ले जाता है और कहता है कि साहब देखिए मेरा तो सारा मैच्ड है। सर, शो कॉज नोटिस में और एक स्क्रूटनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये इनकम टैक्स का 148 नहीं है, ये इनकम टैक्स का 143 नहीं है, 73 की अपनी एक जगह है। शो कॉज नोटिस इज द कंक्लूजन, द फर्स्ट थिंग विच वी all need to understand. Show cause notice is the conclusion of an investigation or inquiry or audit
केवल 3 चीजें ऐसी हैं जो एक करदाता के ऊपर, एसएससी के ऊपर डिपार्टमेंट कर सकता है। क्या क्या सर? अगर एसएससी से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या उसका कोई भी इंक्वायरी करनी है, आपके पास कई सेक्शन है। सेक्शन 61, आप उसको एएसएमटी 10 इशू करिए, इंक्वायरी करिए। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ अ डिस्क्रिपेंसी। आपको लगता है वो एक लार्ज टैक्स पेयर है एंड देर आर रिस्क क्राइटेरियाज विच रिक्वायर एन ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएससी, तो आप सेक्शन 65 के अंदर उसको ऑडिट करिए। आपको लगता नहीं ये एसएससी का ऑडिट कॉम्प्लिकेटेड है, डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू डू इट, वी नीड हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, तो आप 66 के अंदर उसका ऑडिट करिए। आपको लगता है नहीं मेरे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि इस एसएससी ने चोरी करी है, आपके पास 67 में पावर है ऑफिसर के पास कि वो उसके ऊपर एंटी इवेजन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी लाइट एलिमेंट, सेक्शन 71, वेयर ही कैन विजिट द प्रेमाइसेस ऑफ अ टैक्स पेयर जहां उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जब आपके एक्ट ने आपको 61, 65, 66, 67, 71 इतने सारे सेक्शंस दिए हुए हैं जिनके तहत आप एसएससी से इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस उन सबका आउटकम, निचोड़ है, आपका ओपिनियन है। शो कॉज नोटिस डिस्क्रिपेंसी की इंटीमेशन नहीं है। एंड दैट इज द फर्स्ट इनिशिएटिंग पॉइंट विच आई एम शेयरिंग विद एवरीवन। हमने जो शो कॉज नोटिस देखे हैं वो मैक्सिमम किस तरफ पे आ रहे हैं? आपके 3B और 1 के अंदर डिफरेंस है। कृपया ये डिमांड आपसे क्यों नहीं वसूली जाए? सर ये शो कॉज नोटिस आइडियली let 1 or 2 years more pass, I'm telling you, these show cause notices will not stand for the very simple reason. Sir, echo is there. Somebody has opened up the mic also along with the speaker. Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. कहीं पे मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं किसी चीज को देख के नहीं पढ़ रहा, तो कहीं पे भी मोमेंटम ब्रेक होता है तो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। सो जो ये शो कॉज नोटिस हैं जो बिना किसी इंक्वायरी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन के हुए, दे आर बाउंड टू फॉल फ्लैट, बिकॉज अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करी, हाउ कैन यू फॉर्म एन ओपिनियन? इफ यू हैव नोटिस समथिंग, दैट इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ एन ओपिनियन। एंड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, आपने जब किसी चीज पे एक ओपिनियन बना लिया, केवल उसके बाद ही आप एक शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं। सो 73 हो या 74 हो, the proper officer should be under opinion, should be of the opinion that the taxpayer has now 3 conditions, केवल 3 conditions में शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है: शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, wrongful availment or utilization of input tax credit, and number 3, a wrongful refund which has been taken by the taxpayer. इन 3 केसेस के अलावा देयर इज नॉट अ फोर्थ केस वेयर a show cause notice can be issued. Now please understand, पहला केस शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसके 2 विंग्स हैं या 2 कारणों से ये हो सकता है। मैंने अपना टैक्स का जो टर्नओवर है वो नहीं डिक्लेयर करा, कम डिक्लेयर करा, मैंने क्लासिफिकेशन गलत ले ली। ये सारे केसेस जो हैं वहां पर दी ओनस इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव as to why the tax should be taken from me. इसी में जो दूसरा विंग है वो है exemption. Now Dilip Kumar and company 5-member bench, Supreme Court has very clearly said, in case of an exemption, it is the onus is on the taxpayer. Exemption के केस में taxpayer को प्रूव करना है कि कैसे वो उस exemption की अवेलमेंट के अंदर फॉल करता है। तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आपका सबसे पहला जो आउटपुट का रिलेटिंग केस होगा, क्या वो शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट का है या एग्जेम्पशन का? पहले केस में डिपार्टमेंट विल हैव टू प्रूव द ओनर्स। सेकंड, इन केस ऑफ एग्जेम्पशन, यू विल हैव टू प्रूव व्हाई एंड हाउ दैट एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू यू। नंबर 2, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
सेक्शन 155, सेक्शन 155 क्या कहता है? द ओनस दैट द आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल टू द टैक्स पेयर इज ऑन द टैक्स पेयर। कि अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, वो आपका राइटफुल इनपुट टैक्स क्रेडिट है सेक्शन 155 सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत। द ओनस इज ऑन द टैक्स पेयर टू प्रूव। बट माय डियर सर, इफ द अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन टू द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर से अगर कोई कुछ पूछेगा ही नहीं कि भाई ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कैसे लिया एंड हाउ इज इट राइटफुली अवेलेबल टू यू, then what is the opportunity given to the taxpayer to prove his onus? So if you have not given a opportunity to prove the onus and you have straight away formed an opinion, that opinion is a biased opinion and it is a trite law. I'll come to the cases later, but please understand, it is a trite law that if you are framing a show cause notice with a predetermined mindset, that particular show cause notice is bound to fall. एक शो कॉज नोटिस एक फाउंडेशन है, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन है। वो बिल्डिंग क्या है सर? वो बिल्डिंग पूरी प्रोसीडिंग्स है, जिसमें एडजुडिकेशन, अपील, उसके बाद आपके सेकंड अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें उसी पे बेस्ड है। शो कॉज के बियॉन्ड कोई भी चीज ना ऑर्डर में आ सकती। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका 3B और 1 का शो कॉज नोटिस आया 73 में। वो कह रहा है कि जी आपका 15 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 3B में ज्यादा आ रहा है, 2A में कम आ रहा है। 17-18 के अंदर आप अपनी पूरी डिटेल्स लेकर गए, आपने उसे समझाया कि देखिए साहब, मैंने जो ये 15 लाख रुपए ज्यादा लिए, ये मेरे ये वाले सप्लायर्स हैं जिनका आईटीसी नहीं आ रहा। नाउ ऑफिसर इन द डिटेल वाज कन्विंस्ड, शो कॉज आया था डिफरेंस ऑफ 15 लाख बिटवीन 2A एंड 3B। ऑफिसर को ये समझ में आ गया कि ठीक है, ये मेरे 4 वेंडर्स थे जिनका मेरा आईटीसी नहीं दिख रहा 2A में, क्योंकि वो अपनी रिटर्न प्रॉपरली नहीं अपलोड कर पाए या जो भी रीजन है। उन सारे वेंडर्स का मैंने सर्टिफिकेट एज पर रूल 183 या 193 दे दिया। सर, व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम आल्सो माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि क्या वो सर्टिफिकेट अंडर 183 और 193 क्या वो वैलिड रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ? Merely because a circular has said, is it a requirement under law? I am parking that question. I'm not going into the wires of the circular because I'm not very convinced that particular circular may be upheld by the courts tomorrow if challenged. We'll not test that today. That is not our topic. But officer is convinced कि हाँ, आपका जो 15 लाख का गैप है वो वैलिड गैप है and you have sufficed that requisite. But उसने आईटीसी रजिस्टर में देखा कि आपने एक गाड़ी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ और वो 10 लाख रुपए का है। उसने अपने ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि जी मैंने इनका पूरा आईटीसी रजिस्टर देखा और 10 लाख रुपए मेरे को गाड़ी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला और मैं वो इनका डिसअलाउ करता हूं। क्या ये वैलिड ऑर्डर है? सर, ये वैलिड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि दी ऑफिसर ने, उस पर्टिकुलर प्रॉपर ऑफिसर ने कभी ये एलिगेशन उठाई ही नहीं कि ये जो गाड़ी का आईटीसी है ये आपका गलत लिया हुआ है। सो जो चीज शोकॉज नोटिस में नहीं है वो कभी भी ऑर्डर का रूप नहीं ले सकती। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर सर ऑन दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज कॉमन फॉर बोथ 73 एंड 74। नाउ द डिफरेंस बिटवीन 73 एंड 74 विच आई वाज स्पीकिंग, 73 के नोटिस में हमें इशू पे फोकस करना है। हमारा इशू क्या है? क्योंकि लिमिटेशन इज नॉट अ कंडीशन इन 73, बट लिमिटेशन इज अ कंडीशन इन 74। आज अगर 74 का नोटिस 5 फरवरी 2020 और उसका 5 साल 5 फरवरी 2025 तक अगर उसका ऑर्डर नहीं पास होता, दैट विल गेट टाइम बार। इसका क्या मतलब है? उससे 6 महीने पहले हमारा जो शो कॉज नोटिस है सेक्शन 74 का, वो इशू होना चाहिए। सो वो डेट कौन सी, वो तारीख कौन सी बनेगी सर? वो तारीख बनेगी 5 फरवरी 2024। ओ 5 अगस्त 2024। माय हम्बल अपॉलॉजीज। अगर कोई शो कॉज नोटिस 5 फरवरी 2024 तक सेक्शन 74 में नहीं इशू हुआ, 17-18 के लिए वो टाइम बार हो।
अब ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आए सामने देखने में, क्योंकि अफसरों के पास टाइम कम था. प्रॉपर ऑफिसर्स had a lot of show cause notice under 74. The officers issued 74 notice by way of speed post, by way of emails, but they failed to upload that particular show cause notice prior to 5th of August 2024 on the portal. Out of those particular show cause notice, some of these show cause notices were uploaded after 5th of August 2024. Now, please understand the situation. There is a service which has happened. एक सर्विस करनी थी शो कॉज नोटिस की, वो 5 अगस्त 2024 से पहले हो गई, पर शो कॉज नोटिस जो है पोर्टल के ऊपर नहीं आया. पोर्टल के ऊपर अभी उसको नहीं चढ़ाया गया. क्या उसको वैलिड शो कॉज नोटिस माना जा सकता है? सर, इसमें दो चीजें आपको और मेरे को समझने की बात है. पहली, हमारा जो रूल है, रूल 142(1), which deals with issuance or service of show cause notice. The rule requires that the show cause notice should be uploaded along with the summary of order, summary of notice on the portal. Now, while show cause notice has been served otherwise by way of electronic portal, the summary of such notice is not served by the proper officer prior to 5th of August 2024. And therefore, under Rule 142, Sub-Rule 1, it is not a valid show cause notice because it is incomplete. That is the first point. Number two, this issue is no longer a issue which is not yet decided. It is no longer res integra. It has been put to rest by many high courts, starting with Honorable Madhya Pradesh High Court in the case of Sham Baba edible oil. उसमें ये कहा गया कि भाई there are various mechanism which has been prescribed under 169, various modes. आप शो कॉज नोटिस बाय हैंड दे सकते हैं, आप शो कॉज नोटिस मेल पे दे सकते हैं, आप शो कॉज नोटिस सर्व इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे कर सकते हैं, आप उसको पेस्ट कर सकते हैं. Various mechanism have been given. Out of all those mechanisms, the legislature was very selective in choosing one mechanism under 142, which was to be served electronically, and the only mechanism which was available electronically is the portal. And therefore, the show cause notice must be served on the portal for a proper service. Now, this particular issue, once it was before many high courts, बहुत सारे high courts ने इस इशू को जब एसएससी के फेवर में दिया, दी इंस्ट्रक्शन वाज इशूड बाय सीबीआईसी, इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2023, डेटेड 23 नवंबर 2023, जहां पे पैरा 4 बड़ा क्लियर शब्दों में उसने कहा, इट इज highlighted that non-issuance of these summary of such notice electronically on the portal is in clear violation of explicit provision of CGST rules. Now, my dear sir, please understand, this is very clearly written in the instruction. So, if it is not on the portal, if it is not with the summary, it is in clear violation of CGST rule. And therefore, besides uploading the summary of notice electronically on the portal, the proper officer has no other choice. So, the officers were instructed that they have to issue all the notices which are served electronically on the portal in form DRC 01. They will have to be uploaded on the portal along with the summary. So, अगर आपके पास 74 के कोई भी नोटिस 74 के मेल के माध्यम से आए हुए हैं, कृपया इस इंस्ट्रक्शन को कोट करके आप उनको ये बताइए कि these are not valid notices which have been served. अभी ये सर्विस प्रॉपर नहीं है, and therefore the proceedings have not started, and the actions are completely in violation of the CGST rules, Rule 142, Sub-Rule 1. And instruction की भी following, again following Ratan Melting Wires, Honorable Supreme Court,
The officers have no choice but to follow the instruction which have been provided by the department. So again, both the points at the outset need to be fulfilled. I hope on the first part, as how the notice, ये notice जो serve हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, I hope we are very clear on them. Now coming on to the second part. So हमने कहा भाई 73 के जो notices हैं, उनके अंदर एक मुद्दे को देखना है हमने और उस मुद्दे का हमें रिप्लाई देना है. Why that particular issue, demand because of which has been proposed, should not be raised against us along with interest and penalty which has been specified in that notice. Now, in one of the notices, while there was a discussion of a penalty under whatever section, 122 or for that matter, 74, but when the show cause notice requires you to specify or reply in that particular paragraph, the opportunity to reply on that particular penalty has not been given. So the show cause notice says it has given a long discussion on it is a suppression and everything. And in the end, where it is wanting you to show cause, it says it is now Mr. So-and-so has been show cause as to why. Number one, tax of rupees 20 lakhs should not be recovered from him on account of whatever the reason is. Now, first thing, suppose somebody has not specified the amount. Officer says tax as may be determined after the proceedings should not be recovered against from him. Is it a valid show cause notice? No, sir. If the amount is not determined, that is not a valid show cause notice. Number two. So after the amount, why interest under section 50 should not be recovered from him? Number three. Why penalty under 74 should not be recovered from him? Now suppose the officer misses to write this. वो 74 की penalty miss कर देता है. Can he impose a penalty under the order? No, sir. If the show cause does not specify the reply, the requirement of a reply against a particular demand, that demand cannot be confirmed against him, even though the show cause notice may have some mention of that particular thing. Why I am saying so? Because we have to be very clear on one thing. Show cause notice is a foundation. It's a legal maxim, sub lato fundamento cadit opus, meaning thereby, if the foundation is not there, the structure will fall. It applies to show cause notice most aptly. It is a settled proposition if the initial action is not in consonance with the law. All subsequent action proceedings would fall and they will be failing on the reasons of illegality, which strikes to the root of the order. So if the basic challenge is absent, now what is the basic challenge? I'll come to that also, because my dear friends, आप सबसे एक आग्रह है, ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसके कितने भी हम लिम्स को टच कर लें, ये एक एंडलेस टॉपिक है. सो प्लीज अलाउ मी, अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक इशू को या किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को थोड़ा ज्यादा विस्तृत रूप में डिस्कस करना है, तो वी विल टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल. सो एज आई वाज सेइंग दैट दिस इज द फाउंडेशन. नाउ दिस हैज बीन हेल्ड नॉट इन वन केस but in multiple cases. Devendra Pal Singh Bullar's case, again in case of Commissioner of Customs Mumbai versus Toyo Engineering, Supreme Court, again in case of Commissioner of Central Excise Bhubaneswar versus Champandi Industries Limited, again Supreme Court. All decisions are making it very, very clear that where the show cause notice does not have a particular invocation of a particular demand, or it fails to provide a particular issue, that particular issue cannot be taken up, cannot be improved either at the order stage or at the appellate stages. Fundamentally, if something is missing in the first document, which is the show cause notice, so sir, can I issue another show cause notice? Now comes the second question. The officer issued a show cause notice which was within a particular timeline. Can he issue another show cause notice? No, sir. On the same issue,
whatever good or bad show cause notice he has made on the same issue for the same period, a second show cause notice cannot be issued. It cannot be a unending assessment. Suppose 73 के अंदर एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया, उसके अंदर ऑफिसर ने पाया कि मेरे से कुछ गलतियां रह गई हैं, there are certain more grounds which I would like to take up. I would like to improve upon my show cause. Sir, on the same issue, a new show cause notice, he will not be able to take up. And it is a very trite law. Otherwise, there will be no end to repeated assessments, repeated adjudications. In the case of Union of India versus Vico Laboratories, Honorable Supreme Court held that the reopening concluding assessments amounts to abuse of process of law. अगर आपका कोई असेसमेंट क्लोज हो गया है, आप उसको रीओपन दोबारा नहीं कर सकते unless there is a very specific power under the same section. You cannot. Relevant part of the judgment said where a show cause notice is issued either without jurisdiction or in abuse of process of law, certainly in that particular case the aggrieved can approach the Honorable High Court under Article 226 of the Constitution under a writ petition. Similarly, again, in case of Duncan's Industries Limited versus CC, it was held that for the same period, two assessments are not permissible. You cannot have two different assessments, a change of opinion by the officer. So if you are going into these kinds of repeated proceedings, I think there will be no end to adjudication. And as we all know, as we have already, all of you are aware, that repeated SCN and repeated adjudication are the abuse of the process of law. It is not serving the purpose of law. So repeated show cause notice, same issue, same year, bound to fall. Different issue, same year, may stand. But what are the proceedings it is deriving from? वो कौन सी proceedings से आ रही है? Suppose एक assessee का audit होता है, audit conclude हो जाता है, audit के बाद एक report बनती है, report बनने के बाद एक show cause notice आता है, उसके बाद अगर कोई दोबारा show cause notice issue होता है, the court can go into the fact कि एक बात ये बताइए, on what proceedings this second show cause notice has been made. Once you have accepted a proposition in audit, what is the new inquiry you have undertaken where there is a unearthing or where there is a finding of this particular fact which has led to this show cause notice? If it is arising from the same proceedings, it is more or less a change of opinion of the officer. So again, it can be said to be a improvement of the show cause notice issued earlier. I hope I am able to bring out the difference between a different issue and the same issue and the improvement. So please understand when multiple show cause notices can be issued. Ideally, once the proceedings have been concluded and proceedings which are of grave nature, audit, investigations, DGCI inquiry, in these particular cases, multiple show cause notices should not be permitted. When the assessee was called upon to bring the complete purchase ledger, was called upon to bring in complete sale ledger, and the assessee submitted, उसके बाद क्या रह जाता है जो दोबारा शो कॉज नोटिस में, सो पहले शो कॉज नोटिस में 4 पार्टीज, सब्सिक्वेंट शो कॉज नोटिस में 2 पार्टीज. Why the department took time and multiple inquiries to take out different parties of a particular assessee? This could have been done in one single inquiry because there is nothing which has been done in a unique manner. सारी की सारी कैंसिल्ड पार्टीज के ऊपर शो कॉज नोटिस इशू किया गया. सो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इफ योर शो कॉज नोटिसेस आर मल्टीपल शो कॉज नोटिसेस ऑन द सेम, एक ही एसएससी पर, एक ही वर्ष पर मल्टीपल शो कॉज नोटिस इशू नहीं किए जा सकते, और मोर पर्टिकुलरली एक ही मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं करे जा सकते. And the new show cause notice should not tantamount to a change of opinion by the taxpayer.
नाउ हैविंग अंडरस्टूड कि हमारा जो शो कॉज नोटिस है 74 का या 73 का, वो हमारी फाउंडेशन है। सर 74 में मैंने कहा था एक चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, आपने केवल मुद्दे को नहीं देखना, आपने एक बहुत सीरियस फैक्ट को उस शो कॉज नोटिस में ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वाई दी शो कॉज नोटिस वॉज इशूड अंडर 74? Why could not it be issued under 73? And what is the difference between 73 and 74? Again, I am reiterating, it is the presence of the element. It is the presence of the element of suppression, fraud और mistreatment. अगर ये चीजें उस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस में अगर वो एलिगेशन नहीं स्टैब्लिश्ड है, गुजरात हाईकोर्ट ने अभी एक शो कॉज नोटिस प्रेमा फसाई स्टे कर दिया गया है, क्योंकि उसमें इन तीनों में से कोई भी एलिगेशंस को इस्टेब्लिश ऑफिसर ने नहीं करा। उसने 74 का केवल शो कॉज नोटिस इसलिए इशू कर दिया कि उसके पास 73 की टाइमलाइन खत्म हो गई थी। तो 74 का इशू करने के लिए दी ऑफिसर हैज टू रीजन आउट that why, what is the reason, either it was fraud or willful misstatement or suppression, इन तीनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो एसएससी ने किया और उसने ढूंढा, और उसने कैसे ढूंढा, जिसके बेसिस पर उसने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन को इवोक करा। अनलेस either of the three elements is established, it cannot become a case of 74. The first thing which you should challenge is the absence of the allegation pertaining to the reasons of fraud, willful misstatement, or suppression. Once that particular thing is answered, then you move under 74 to the issue. अगर इन तीनों में से जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, पहले आप उसको एड्रेस करेंगे, उसके बाद आप अपने मेन मुद्दे के ऊपर आएंगे। सॉरी, बहुत फ्रिवलेस रीजन भी दिए जा सकते हैं एक अफसर के द्वारा, एक ऑफिसर के द्वारा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रीजन गिवन फॉर विलफुल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और सप्रेशन। अब एक केस मेरे ध्यान में आता है, दैट वाज इन द केस ऑफ शक्ति स्टील इंडस्ट्रीज, समथिंग लाइक दिस। इट वाज अ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट judgment. The taxpayer has taken the registration of both the holding company and a group company at a particular premises, and it was taken to be a factor that he has done a willful misstatement. Now the Honorable High Court held that mere fact that the taxpayer and its parent company has obtained registration at the same premises was not a sufficient reason to conclude that the taxpayer has obtained the registration by committing a fraud, willful misstatement, or suppression. So the reason should be cognate, reason should suffice, reason should be linked to the allegation made in the show cause notice. आपने जो भी एलिगेशन लगाई है, चाहे वो फ्रॉड की है, विलफुल मिसस्टेटमेंट की है, सप्रेशन की है, that particular reason and that particular allegation should bind itself in, with each other. It cannot be that reason and the allegations, they are not married distantly to each other. So please keep that in mind. 74 is a very sensitive subject to that particular aspect. Now coming on to the other, कि sir what is, अगर हमें एक शो कॉज नोटिस आता है 74 का, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है समय की पाबंदियों को देखते हुए? मैं बड़ा क्विकली उनको लिस्ट करूंगा सबके लिए। शो कॉज नोटिस फाउंडेशन है, इट कैन ओनली बी इशूड आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी। शो कॉज नोटिस शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी अनएम्बिगुअस। अगर आपके शो कॉज नोटिस में 3 अलग अलग चीजें दे दी गई कि ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो टैक्स पेयर है उसका जो प्रोडक्ट है वो क्लासिफिकेशन 6301, 2903
और 5605, इन तीनों में से किसी में भी फॉल कर सकता है। सर जहां ऑफिसर की वेगनेस आ गई माइंड की, कि वो भी क्लियर नहीं है कि किसके अंदर उसकी क्लासिफिकेशन फॉल करेगी, that very moment that show cause notice will fall flat. That show cause notice is ambiguous, vague and liable to be quashed. शो कॉज नोटिस से पहले एक डिमांड प्रिसीड करनी चाहिए 142(1)(a) के अंदर, DRC 01A में. Now that particular rule has been amended 2 years back, where the word shall has been replaced by the word may. The proper officer may issue a statement of demand preceding SCN. Now will that may means a choice to the officer? In my humble opinion, no sir. May shall always be read as shall. Why the word may has been replaced? May को क्यों लाया गया? अगर अफसर ने किसी भी रूप में आपको प्री इंटीमेशन दे दी है, सो फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिट हुआ, ऑडिट का मेमो आपको दिया गया जिसमें अफसर ने बताया कि आपको इन 6 पॉइंट्स में मैं डिमांड प्रपोज कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में दोबारा DRC 01A देने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी ASMT की इंक्वायरी हुई, ASMT की इंक्वायरी के अगेंस्ट आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे और ASMT 12 के ऑर्डर आपको इशू ना करते हुए उसने एक लेटर इशू कर दिया कि देखिए साहब मैं आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हूं, इन पॉइंट्स में मैं आपसे डिसएग्री करके आपको शो कॉज प्रपोज करूं. कहने का मतलब ये है उसने किसी भी रूप में आपको प्री इंटीमेट करा कि आपकी ये डिमांड्स मैं आपके अगेंस्ट प्रपोज कर रहा हूं. और उसका कारण क्या है प्री इंटीमेशन का? क्योंकि सेक्शन 73 में और 74 में अगर आप शो कॉज नोटिस से पहले अपना टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो आपको पेनल्टी के अंदर छूट दी गई. तो अगर वो अपॉर्चुनिटी ऑफिसर ने आपको दी किसी भी रूप में, उसने अपना माइंड बताया आपको कि मैं ये डिमांड्स प्रपोज कर रहा हूं, तो आपके पास एक एम्पल अपॉर्चुनिटी थी, सो 142(1)(a) की कंप्लायंस हो गई. बट अगर उसने सीधा शो कॉज दिया, कभी भी वो फिगर इंटीमेट नहीं करी गई, it is a very good ground which has been upheld by many courts that in these particular cases that very opportunity of reduced penalty was never provided, and therefore the action of that particular officer is against the spirit of the entire uh, rules. So do look into the fact where does it fit. It cannot be taken as a very elementary ground that it may should always be read as shall. I can always tell you, sir, good facts make good cases, bad facts make bad precedents. So हम क्या ऊपर लेकर जाते हैं वो आगे की फेट को डिसाइड करता है. Now proper service I have already discussed. हर शो कॉज नोटिस के अंदर 4 C's नासिन अपनी पब्लिकेशन, नासिन इज द प्रीमियर ट्रेनिंग बॉडी, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव publication which NASIN has brought out is on the issuance of show cause notice. नासिन की पब्लिकेशन में ये बताया गया कि किसी भी शो कॉज नोटिस में अगर उसे इफेक्टिव होना है तो देयर हैज टू बी 4 C. द फर्स्ट C, द चार्ज पर्सन. किसके ऊपर ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ है उसका क्लियर विवरण, उसका क्लियर मेंशन उस शो कॉज नोटिस में होना चाहिए. पर्सन हु इज चार्ज्ड. Agar if there is an ambiguity, if it is untitled, it will not be a valid show cause notice. Number 2, what are the contraventions? उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर ये शो कॉज इशू है उसने कौन सा कॉन्ट्रावेंशन किया है, वो फैक्ट क्या है, वो कानून क्या है, और उस कानून में उसने क्या नहीं पालन किया. That contravention has to be spelled out very very clearly. Number 3, what are the third C? First C was charge person, second C was contravention. Third C, what is the consequence? आपने जो ये कॉन्ट्रावेंशन किया इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, आप पे क्या टैक्स की अमाउंट रेज करी, क्या इंटरेस्ट किया, क्या पेनल्टी किया, दैट शुड बी वेरी क्लियरली टोल्ड बाय द शो कॉज नोटिस. नंबर 4, द चार्जिंग पैराग्राफ. एट द एंड ऑफ द शो कॉज नोटिस दोस पर्टिकुलर चार्ज शुड बी क्लियरली ब्रॉट आउट. अगर ये 4 C 4 C's
इनमें से कोई भी एब्सेंट है, that will not be tantamount to a valid show cause notice. हाँ, drafting of good quality show cause notice, there is a huge list, but I have only told you the very basic. Either of the four C's are missing, that will not tantamount to a good show cause notice. Otherwise show cause notice के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, और एक उसमें से एक बहुत अहम चीज है रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, RUD. अफसर ने कहा मुझे DGCI से पता चला कि आपका जो सप्लायर है मेसर्स ABC, वो एक फेक सप्लायर, तो क्यों ना उस पर्टिकुलर सप्लायर का पूरा ITC आपसे वसूला जाए जो आपने ITC लिया. सर, शो कॉज नोटिस खत्म. क्या वो DGCI की चिट्ठी जिससे उसको पता चला कि किस बेसिस पे वो सप्लायर फेक माना गया है, क्या उसने शो कॉज के साथ लगाई है? अगर नहीं लगाई है, तो जब आपने पहले ही निर्णय कर लिया कि मेरा ITC एक फेक सप्लायर से है, तो फिर निर्णय के लिए बचा क्या है? फिर शो कॉज नोटिस तो केवल और केवल एक आई वॉश. सो इफेक्टिव शो कॉज के लिए जिस बेसिस पे आप कोई भी एलिगेशन लगाएंगे, वो बेसिस, वो डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर शो कॉज के साथ लगा होना चाहिए. हमारा इंस्पेक्टर गया, उसने देखा कि वहां पर वो फॉर्म नहीं थी, उसने आसपास के पड़ोसियों से पूछा, तो पता चला यहां पर इस नाम की कोई भी फॉर्म नहीं है. और इस तर्क पे हम आपको ये कहते हैं कि ये फर्म जो है ये जाली फर्म है, फेक फर्म है, और आपका ITC क्यों नहीं आपसे वसूला जाए. सर, बहुत अच्छी बात है, सारी बात ठीक है. दो सवाल. पहले तो वो पंचनामा जो इंस्पेक्टर गया, क्या वो पंचनामा इनक्लोज है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? दैट इज अ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट. नंबर दो, अब उस पंचनामे की थोड़ी गहराई में जाते हैं. उसने पड़ोसियों से पूछा. सर, कौन से पड़ोसी? उनका आधार कार्ड, उनका फोन नंबर, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्या अवेलेबल है? अगर कोई भी आप बेसिस ले रहे हैं किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए, तो क्या वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर शो कॉज ने आपको प्रोवाइड करी? अगर नहीं करी, तो एक एडजुडिकेशन के लिए ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि आप उनसे वो चीजें मांग सकते हैं. और वो अगर नहीं प्रोवाइड की जाती, इट इज अ वेरी ट्राइट लॉ. क्रॉस एग्जामिनेशन का तो ये रूल है कि अगर कोई स्टेटमेंट ली गई और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की क्रॉस एग्जामिनेशन आपको नहीं दी गई, तो फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन, ओ सॉरी, वो स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो आपके केस में बाध्य नहीं हो. सो एविडेंटरी वैल्यू किसी भी स्टेटमेंट की तभी है अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एंड द पर्सन हु हैज गिवन द स्टेटमेंट, they turn up for cross examination. If they do not turn up, that particular statement will not be held against a particular assessee. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. शोकॉज नोटिस के अंदर हमने एलिमेंट्स सारे देखे. उसके बाद एक बहुत अहम लिम्ब आता है ऑडियो अल्टरम पार्टी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. सर, क्या आपको प्रॉपर टाइम दिया गया लुकिंग इनटू द क्वांटम एंड साइज ऑफ द शोकॉज नोटिस टू रिप्लाई? RUD भी ऑडियो अल्टरम पार्टन का पार्ट है, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर करा. इसके ऊपर भी मैं काफी देर तक चर्चा कर सकता हूँ, बट लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड द ब्रेविटी ऑफ द इशू, आई वुड कंसाइज माई सेल्फ टू द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. हमने बात करी, क्या आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टाइम दिया गया to frame the proper reply? If not, then that is an infringement of principles of natural justice. क्या आपको हियरिंग का डेट, टाइम, वेन्यू बताया गया? अब एक हियरिंग का नोटिस आया, 136 लोगों को उन्होंने एक नोटिस इशू करा. 136 लोगों को एक सिंगल शो को वो हियरिंग नोटिस इशू किया, और उसके अंदर कैसे लिखा हुआ है
मैसर्स ए सुबह 11 बजे, मैसर्स बी 11:05, मैसर्स सी 11:10, मैसर्स डी 11:15। आपने हर टैक्स पेयर को जब 5 मिनट ही देने हैं सुनने के लिए, 1 मिनट तो कुर्सी के ऊपर सेटल होने में लग जाता बंदे को रिप्लाई के साथ। अगर मैं ये भी कहूं कि बंदा बाहर से सीधा कुर्सी पे आके बैठ गया, नो अदर डिस्कशन, एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग, is it possible for anyone to represent a case in less than 5 minutes? No, sir. It is not humanly possible. That shows that there is only a eyewash, or there is only a formality of hearing which has been given, and this should be pointed out. That, sir, we have received this particular hearing notice wherein the 5 minutes have been given to all assessees, which is not a apt or correct time. We request you to give us a proper hearing in the segment. So, अपना जो सुनवाई का हक है, कृपया उसको भी पूरा प्रॉपर लें। अगर हम ही उसको नहीं करते, क्यों? वी गो विद अ प्री माइंडसेट। सभी जितने भी अधिवक्ता हैं आउट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, और जैसे जैसे हम सीनियर होते जाते हैं, हम इतने ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट होते हैं, हमें पता चलता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे शैलेश जी अब वापस आए हैं बहुत देर बाद, तो शैलेश जी पूरी हियरिंग में प्रेजेंस होना बहुत बहुत जरूरी होता है। हियरिंग का एक अपना महत्व है। सो कहने का पॉइंट ये है कि हम लोग एक प्री माइंडसेट से बैठते हैं कि ऑफिसर जो है वो क्यों सुने हमें, क्योंकि उसने तो ऑर्डर वही करना है जो उसके फेवर का है डिपार्टमेंट। सर नहीं, दो चीजें प्लीज ध्यान रखिए। एक तो बड़ी फेवरेट लाइन है सभी नोट शीट्स की, the assessee reiterated his written submission and he has nothing further to say. इसके ऊपर आधे से ज्यादा नोट शीट्स भरी हुई इन दो लाइनों पर। सर कृपया करके एक शॉर्ट सिनॉप्सिस प्रेजेंट करिए। अगर आपको लगता है अधिकारी खुद लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, हियरिंग के वक्त 2 पेज की एक सिनॉप्सिस जरूर लेकर जाइएगा। उससे दो फायदे होंगे। एक, आप अपने केस के लिए बड़ा अच्छे से तैयार हैं, उसको भी पता चलेगा, और आप अपने केस को लेकर सीरियस हैं, वो भी अप्रिशिएट करेंगे। सेकंड, आपने उस पर्टिकुलर डे उनको पूरे जो जरूरी मुद्दे थे वो नोटशीट के ऊपर ना लिखवाते हुए भी सिर्फ इतना सा भी लिखा होगा कि हमने अपने मेन पॉइंट्स का शॉर्ट सिनॉप्सिस दिया है, देन there can be nothing which can be not addressed in the order. I hope I'm very very clear. क्यों? ऑर्डर के अंदर भी क्या होगा, पहले एक शो कॉज छपेगा, फिर हमारे वाले रिप्लाई को कट कॉपी पेस्ट किया जाएगा, और लास्ट में इन 80 पेजों के बाद सिर्फ 1 पेज होगा डिस्कशन एंड फाइंडिंग का, या हद से 2 पेज होंगे। उन 2 पेज के अंदर हमारे जितने सबमिशंस है, अगर उसका हमने सिनॉप्सिस दिया है, तो एवरी पॉइंट हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सही कह रहे हैं नंबर, आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आज ही मेरे को एक ऑर्डर मिला है, और जो आप सिनॉप्सिस वाली बात कर रहे हैं, उनने पूरे फाइंडिंग में 1 पेज में ही सारा कुछ हमारा डिटेल लिख के दिया है कि आपने क्या क्या हमारे सामने प्रोड्यूस किया, और हमने क्या माना क्या नहीं माना। मैं वही कह रहा हूँ शैलेश जी, और इसके अंदर कहीं कहीं जिम्मेवारी हमारी सबकी भी है, क्योंकि हम भी एक अधूरे मन से एक केस को एक अपीलेट अथॉरिटी या एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करें। आप पूरे जोशो फरोख से करिए, हो सकता है कौन सा आपके 6 में से 5 में से एक पॉइंट ऐसा है जहां पे अफसर भी थोड़ा सा सोचे कि नहीं, यहां तो बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, और कल को जब ये मैटर हायर फोरम्स पे जाएगा तो हो सकता है कि हायर फोरम्स इस चीज को थोड़ा सीरियसली देखें और मेरे अगेंस्ट भी कोई स्ट्रिक्चर पास कर सकते हैं। तो वो एक एक पॉइंट मायने रखता है सर। मैं, कितने ही रीजंस हैं, एक छोटी सी त्रुटि, मतलब एक छोटी सी गलती, डेट ऑफ हियरिंग जो है वो पिछले महीने की दे दी गई। हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, मेरा अपना आर्ग्यू किया हुआ केस है, एक डेट के ऊपर मैंने ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि द डेट ऑफ हियरिंग वाज नॉट गिवन प्रॉपर्ली and the order should be quashed and the hearing should be given, and the honorable high court, on evoking the principles of natural justice, upheld
that I had the right to be heard, and the date is not a mere formality. And once the officer has acceded to my request of date, then the date should be a effective date. So please, every element in your case matters. और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी एडजुडिकेशन होती है जिसमें डिमांड कंफर्म होती है, फर्स्ट एपलेट स्टेज पे 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट हैज टू बी डिपॉजिटेड एज प्री डिपॉजिट फॉर द अपील टू बी फाइल्ड, एंड इन द सब्सिक्वेंट second appellate also another 10%, which was earlier 20%, reduced to 10% by this particular budget. इस बजट से उसको भी 10% कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2024 से. सो आपके एसएससी पे हर कंफर्मेशन पे एक प्री डिपॉजिट की लायबिलिटी जोर पड़ेगा, उसको प्लीज ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, प्रॉपर नोटिस of hearing, मैंने I think I'll not extend it further. Apart from that, I will only say there is a celebrated judgment of Saheli Leasing and Industries Limited, Honorable Supreme Court, जहां पर बहुत ही क्लियर शब्दों में how the adjudication order should be written and what should be the prerequisites of that, which is the next step of show cause notice. That is being discussed. 74 के शो कॉज नोटिस में अब एक लास्ट एलिमेंट जो मैं 10 मिनट और लूंगा, बस 10 मिनट भी शायद. फेक इनवॉइसिंग के ऊपर बहुत 74 के नोटिस आ रहे हैं. अब वो फेक नोटिस के ऊपर जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? डीजीसीआई, डीजीजीआई जो पहले डीजीसीआई होता था, डीजीजीआई ने एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया जिसके अंदर करीब 300 पार्टीज हैं, 400 पार्टीज हैं. 400 पार्टीज को एक सिंगल शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया. पहली बात, उनके पोर्टल के ऊपर कईयों में तो अपलोडेड भी नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग बैक टू इंस्ट्रक्शन नंबर 4/2023 विच आई डिस्कस्ड. अगर वो अपलोडेड भी है, अब आपने 400 लोगों को एक सिंगल शो कॉज नोटिस दे दिया जिसके अंदर आपने शुरू की सारी इन्वेस्टिगेशन बता दी. मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई करते थे, मिस्टर बी के यहाँ पर हम गए, मिस्टर बी वहां पे नहीं मिले. हमने फिर उनके जितने भी बायर्स हैं, मिस्टर सी डी ई एफ, उनको नोटिस भेजा. उनमें से भी जो सी और डी हैं उन्होंने मान लिया अपनी स्टेटमेंट में कि हमने फेक इनवॉइस ली है. तो हमने सी और डी के भी सारे बायर्स को समन्स इशू करे जिसमें एफ जी एच आई हैं और आप जी हैं. तो ए से इंक्वायरी शुरू हुई, आप जी हैं, आपके पास शो कॉज नोटिस आ गया, आपको एक समन इशू करा गया, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं किया गया और हो सकता है समन भी नहीं इशू किया. अब इस पूरी इंक्वायरी के अंदर आपको भी पार्टी बना के शो कॉज कर दिया गया कि क्यों ना आपसे जो आपको सी ने सेल करी है जिसमें आईटीसी इन्वॉल्वमेंट 20 लाख रुपए है, वो क्यों ना आपसे वसूला जाए. सर, ना तो इंक्वायरी प्रॉपर हुई पर्टिकुलर केस में, ना पर्टिकुलर केस के जो भी एलिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, असर्शंस हैं, आरयूडी हैं, कुछ भी आपने प्रोवाइड नहीं करा. अब आप क्या चाहते हैं? सिंगल शो कॉज नोटिस में 400 असेसी अपने अपने एलिगेशंस को सिलेक्ट कर ले, जैसे कमरे के अंदर खिलौने रखे हैं और बच्चे जाके अपना अपना खिलौना उठा ले. सर, आई थिंक एससीएन इज अ वेरी वेरी ग्रेव एन इशू बिकॉज यू आर एक्चुअली इफेक्टिंग अ लाइबिलिटी. आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं. अगर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं तो आपको उतना ही सीरियसली उस टॉपिक को लेना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी हमने कमरा भर दिया एलिगेशन से. आप जाइए, अपने एलिगेशंस अपने आप उठाइए, अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अपने आप उठाइए और फिर आप उसका जवाब भी खुद बनाइए. हो सकता है ऑफिसर सोचता हो कि स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एम was very very relevant in the case of Mr. G. Mr. G, while reading the entire show cause notice, he never thought that the statement of M was relevant. Now, in this particular case, there is a gap of understanding which has come up because of the fact. इस बात को I hope I'm able to put up before everyone कि
आपको, you cannot become a person who can pick choose your investigation part, your allegation part, and then reply as per your wish. 400 different show cause notice unique to every party should have been issued for making them a valid show cause notice. That shows the non-serious attitude of issuing a show cause notice. सर ये तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, ये तो बड़ा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा अगर हम 600 400 अलग अलग शो कॉज नोटिस निकालेंगे। सर अभी तो 400 लोगों ने आपको जवाब भी देने हैं, आपने 400 हियरिंग्स भी करनी है, उसके बाद 400 डिफरेंट ऑर्डर्स भी पास करने हैं। कैन यू इशू अ सिंगल ऑर्डर फॉर 400? आप देखिएगा वो होगा, शैलजा मैम पक्का होगा, आई कैन टेल यू। सिंगल ऑर्डर, क्योंकि 400 ऑर्डर बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जैसे 400 जनों का सिंगल शो कॉज बना है, 400 जनों का सिंगल ऑर्डर भी बन जाएगा। मैं एडजुडिकेशन अथॉरिटी के नोटिफिकेशन की वायर्स में नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग इनटू वेदर दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इज अल्ट्रा वायर्स और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट चैलेंज, बट प्लीज look into that also. That particular important element, that is a very, very important element, that the person who has adjudicated, who has been given the power to adjudicate, does he have the jurisdiction? So jurisdiction again is a big, big challenge. To summarize now, मैं jurisdiction act टच नहीं कर पाया। jurisdiction एक बहुत अहम लिम है, but that is when we reply. आप कभी भी शो कॉज नोटिस को रिप्लाई करने बैठेंगे, अब मैं एक छोटा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप सबसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए किसने उसको इशू करा, क्या वो व्यक्ति उसके पास जिसने इशू करा है, क्या उसके पास जुरिसडिक्शन थी? तो फर्स्ट चैलेंज इज जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन इज ऑन टू पार्ट्स। नंबर वन, द अथॉरिटी हु इज इशूइंग, नंबर टू, द अथॉरिटी वेदर ही हैज अ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। नंबर टू, जो शोकॉज है, क्या वो शोकॉज सारे एलिमेंट्स को एड्रेस करता है, द 4 C's विच आई सेड। नंबर थ्री, क्या मेरे को प्रॉपरली वो नोटिस सर्व हुआ है। नंबर फोर, मेरे को जो इशू बताया गया, क्या वो इशू अनएम्बिगुअस और प्रॉपरली रिटन है। नंबर फाइव, क्या मुझे वो सारे आरयूडीज दिए गए, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पे एलिगेशन फॉर्म हुए हैं। नंबर सिक्स, क्या मुझे प्रॉपर डेट रिप्लाई का पीरियड दिया गया। नंबर सेवन, क्या मेरे को टाइम ऑफ हियरिंग, डेट ऑफ हियरिंग, वेन्यू ऑफ हियरिंग क्लियरली डिफाइन करी गई। नंबर एट, क्या हियरिंग इफेक्टिवली हुई, क्या या वो उन 136 लोगों की तरह 5-5 मिनट का टाइम दिया गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, आवर ओन एफर्ट। ये तो हमने सब डिपार्टमेंट की तरफ के बोल दिए पॉइंट्स कि उनकी क्या क्या कमी है, बट हमारी साइड के भी उतने ही एफर्ट्स क्या हमने लगाए, फ्रॉम द वेरी रीडिंग ऑफ द शो कॉज नोटिस टिल द लास्ट डेट व्हेन द हियरिंग हैज बीन कंप्लीटेड। इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, आई कैन टेल यू, may not be a battle, may be won, but at least you and me will be at peace that the battle has been well fought. So with these particular words, I put my deliberation to rest. मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी ऑफिस बेयरर्स को, हर्ष जी को, सभी मेंबर्स को इस पेशेंट लिसनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच उम्मीद करता हूं कि आई वाज यूजफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू यस सर। सर, यू आर वेरी यूजफुल सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं देवेंद्र भारद्वाज से रिक्वेस्ट करूंगा, देवेंद्र भारद्वाज जी। सर एक क्वेश्चन कर लूं अगर आप आदेश हाँ करें तो? कर ले से पहले क्वेश्चन कर ले। सर कुछ एक आध क्वेश्चन अगर कुछ पूछे तो हम लोग को आनंद की अनुभूति चालीस और जी होगी। प्लीज 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 पूछिए सर। संजय सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? सर आप पूछ लीजिए, फिर मैं पूछ लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा क्वेश्चन आखिरी हो। मुझे आप पहले अपॉर्चुनिटी दे दीजिए सर। आप पूछ लीजिए सर। बड़ा सर, मेरा अभी जैसे आपने अपने डेलिब्रेशन में भी एक बताया था सर, DGI का यदि कोई लेटर आया हो कि वो फेक फर्म पाई गई,
ठीक है सर, पीजीआई का तो पूरा ऑल इंडिया ज्यूरिडिक्शन होता है, मगर कुछ कुछ केसेस में इंटर स्टेट्स के अंदर ये आ रहा है कि एक स्टेट में ये एलिगेशंस लगाया जाता है कि वहाँ की एंटी इवेजन टीम गई सप्लायर के पास और वो सप्लायर एग्जिस्टेंस में नहीं पाया गया। तो आइदर यद्यपि आपने पूरा आपका 2A में हो रहा है, शो हो रही है, उसने रिटर्न्स फाइल किया है, फिर भी हम उसको फेक आईटीसी मानते हैं, फेक इनवॉइस। तो उसमें आरयूडी तो ये कुछ प्रोवाइड कराते नहीं, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक लेटर होता है। जैसा संजय आपने जी, कहा एक बात बताइए, अगर ये कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे और कुछ भी बोल देंगे जी और आप अगर उसे चैलेंज नहीं करेंगे, तो गलती किसकी है, उनकी या आप? जी सर, हम चैलेंज कर रहे हैं, बट चैलेंज बिल्कुल हमने चैलेंज किया उसको अपील में। मैं तो आपको क्या बताया संजय जी, आज हम ये देख रहे हैं कि नीचे वाला अफसर हो सकता है ना माने उस बात, जी बट जब ये मैटर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, आई कैन टेल यू ट्राइब्यूनल पे एंड ऑन दी हायर फोरम्स, दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेव पॉइंट्स ऑन विच यू विल गेट द रिलीफ। बट अगर आपने रेज ही नहीं करा, एग्जैक्टली then the higher forums will be helpless कि अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे। अब एक आप हाई कोर्ट के अंदर देख लीजिए ना, देर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स विच हैव्स टू बी देयर। आपकी प्रेयर क्या है? अगर आपकी प्रेयर में कोई रिलीफ आपने मांगा ही नहीं, कैन दी हाई कोर्ट गिव यू? दी ऑनरेबल हाई कोर्ट, इवन दो इट विल सी अ कॉज, अनलेस यू हैव डिमांडेड दैट, इट कैन नॉट गिव यू। सो इसीलिए डीजीजीआई या किसी भी एजेंसी ने कोई शो कॉज इशू करा, अगर उसके रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, अगर उन्होंने कोई फैक्ट मान ही लिया, तो आप लिख कर दीजिए ना उन्हें कि जी अगर आपने ये मान ही लिया वो फेक है, तो फिर ये पूरी इंक्वायरी है क्या? फिर ये शो कॉज किस लिए? ये इसीलिए तो है कि क्या वो फेक है या नहीं। सर, यानी जो प्री डिटरमाइंड स्टेट है ऑफिसर की, करेक्ट, करेक्ट, जो प्री डिटरमाइंड स्टेट है, तो फिर तो जस्टिस है ही नहीं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट, करेक्ट। तो आप और मैं सेम बात बोल रहे हैं सर, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये देखिए ना, आप माने ना माने, मैं इस फोरम के माध्यम से कहूंगा कि जो भी देश में हुआ, आज शोकॉज नोटिस के हम क्वालिटी पे जो मर्जी बात करें, पर वी ऑल आर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट एंड वी आर नॉट विद द पर्संस हु हैव इवेडेड द टैक्स, क्योंकि बहुत बड़ा एक रैकेट चला है देश में इवेजन ऑफ टैक्स का। बिल्कुल सही है सर। पर उसके कारण जो बाकी लोग फंस गए हैं, वी आर विद देम, बट नॉट विद द पर्संस जो इस पूरे रैकेट के अंदर जिनके कारण ये सब हुआ। जब डिपार्टमेंट का टूल नहीं इतने स्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने उस चीज को इवेजन को रोक पाए, तो उसके लिए जो इनोसेंट डीलर है, करेक्ट, करेक्ट, द वर्ड इज बोना फाइडी, यस, द वर्ड इज बोना फाइडी। यस, Once a allegation is made up against a bona fide person, sir, take all the defenses. So while we सर इस ट्रैप के अंदर क्या हो रहा है, जो आप बता रहे हैं, ABCDEFG, जी से भी रिकवर कर रहे हैं, वो डी से भी रिकवर कर रहे हैं, सी से भी कर रहे हैं, एक ही चार्ज को रिकवर कर रहे हैं सर, संजय जी देखिए, एक ही ट्रांजेक्शंस पे। equity, it is again a established law. Law in case of taxation you cannot demand equity कि सर आपने उससे टैक्स ले लिया, मेरे से नहीं। बात टैक्स की नहीं है, बात है हर चेन के अंदर 2 लिम्स है, आउटपुट टैक्स, आईटीसी। आपके आउटपुट और इनपुट टैक्स दोनों। सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कहीं से दीपक जी सर, ये गौरव सर, जो मेरा ये था, दीपक गुप्ता जी थोड़ा अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। दीपक गुप्ता जी थोड़ा माइक्रोफोन बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। हाँ सर, बोलिए। संजय जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज दैट ए से जो मेरे को ए ने जो ट्रांसफर करी आईटीसी मुझको, ए के पास फेक आईटीसी आई, ए से बी पे आई, बी से सी पे आई, तो जो पार्ट में आईटीसी को जो मुझसे वो रिवर्ट कर रहे हैं फेक आईटीसी के नाम पर, वो बी का आउटपुट लायबिलिटी है, उसने तो पे किया हुआ है, तो उस पोर्शन को क्यों ले रहे हैं मुझसे सर? वो मैं यही बात कह रहा हूँ कि जहां आपने ये वर्ड यूज किया ना कि ट्रांसफर करा आईटीसी, आपने अपने केस को वहीं हार लिया। सॉरी, क्यों? आप जहां आपने ये कहा कि ये आईटीसी मुझे ट्रांसफर किया गया, आपने अपने केस को वहीं हार दिया। मैंने क्यों? तो आप भी सुनिए मेरी संजय जी, गंभीरता समझिए इस बात। जी जी सर, आपका आईटीसी आपका हक है, उसने टैक्स पे करा नहीं करा वो उसकी प्रॉब्लम है। मेरा आईटीसी, मैंने उसको टैक्स पे करा, कॉर्पोरेशन बैंक, सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर है। A person who has been empowered to collect taxes on behalf of government in case of indirect taxes, he is acting as an agent of the government.
तो मैंने अगर उसको पैसे दे दिया तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिया. I have fulfilled. Now I can have that particular ITC. Transfer is a very, very sensitive word. I have earned my ITC. I have fulfilled all the conditions in 16.1 and I am not restricted under 16.2, 3, 4 and also by 17. But I hope you are with me. point When you are trying to defend the word transfer, you are saying उसने पे कर दिया. सर मेरे को तो मतलब ही नहीं उसने पे करा है नहीं करा है. मेरा ITC इंडिपेंडेंट है. And that is a tried law very, very clearly by the earlier cases also. अगर क्वेस्ट मार्केटाइजिंग आप पढ़ेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट, अराइज इंडिया, जस्टिस संजीव, ऑनरेबल जस्टिस ने इतना सुंदर लिखा है कि बोनाफाइडी टैक्स पेयर को और कनाइव टैक्स पेयर को, अ पर्सन हु इज इन ग्लव इन हैंड with the supplier who has evaded tax, kindly do not equate both of them. Protect the bona fide taxpayer. So I am not bothered. I have got nothing to do with the supplier. I have fulfilled conditions. I bought from a person who was given registration by the government. I paid taxes, and as a honest taxpayer, I take the ITC. None of the decision is against that particular. But sir, Gaurav sir, आज की डेट में जो डिसीजन आएगा उसमें ये कह रहा है you have to prove that you receive the goods. Yes sir, we are proving. सर हम प्रूव कर रहे हैं, मगर सर आज की डेट में मेरे पास GR या फोटो कहाँ होगा, मेरा कैमरा होगा कि मैं रिसीव करूँ गुड्स मेरा. ये मैंने अभी एक क्लिपिंग पढ़ी थी, वो कहीं सर्कुलेट हो रही थी, यूपी के संदर्भ में ही आई है. जहां पर ये कहा गया कि भाई आपको जो है GR देनी पड़ेगी या जो है कोई एक और डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा. सर नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ना तो कोई सर्कुलर है, Exactly. ना कोई रूल है. अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपके ऊपर नहीं है, वो डिपार्टमेंट को मांगनी पड़ेगी. आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास सामान आया. अब मैं आप सबके साथ, क्योंकि ये टॉपिक छिड़ गया है, हर सामान का कुछ यूनिक एलिमेंट होता है जी. अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास प्लास्टिक दाना आया है, प्लास्टिक दाना स्टैंडर्ड पैकेजिंग में आता है 25 किलो 50 किलो के बैग्स में. कितने बैग्स आए, कौन सी कंपनी के आए, आप प्रूव कर दीजिए. बात खत्म. कौन सा ट्रक लेकर आया, कैसे चलकर आया, कहाँ उसने डीजल भरवाया, कहाँ उसका टायर पंचर हुआ, वो मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. मेरे पास मोबाइल फोन्स आए, आप उनके सीरियल नंबर की लिस्ट दीजिए डिपार्टमेंट को. आपके पास लोहा आया, अब मैं आपको मैं बहुत स्पेसिफिक दुखती रथ पर आ गया हूं मैं, मेटल जी. तो देश के कई व्यापारियों की बड़ी दुखती रुके और मेरे पास कई केसेस आए. मैं कहा सर आप मेटल पे डील करते हैं? हाँ साहब हमारे पास आया और हमने लिया डिलीवरी और हमने दिया. अच्छा साहब कितना माल आया? सर एक ट्रक में मेरे पास 8 टन आया, एक में मेरे पास 4 टन आया, एक में 12 टन आया. बहुत अच्छी बात है सर. ये जो ट्रक नंबर है सर मुझे क्या पता. सर भाड़ा किसने दिया? सर मुझे क्या पता. पीछे से पेड़ आया है, बिल्टी सर मेरे को रखने की जरूरत थी. चलिए साहब सारी बात आपकी मान ली. आपके पास जब सामान आया आपने उतारा तो आपने क्या आंखों से तोल कर लिया? 11 टन माल जो आपके पास आया, आप व्यापारी हैं, एक ऐसे व्यक्ति से आपने माल खरीदा जिसको आप जानते नहीं, ब्रोकर के थ्रू खरीदा, और आपने 11 टन माल को जो है आंखों से तोल लिया. तो व्यापारी से ये पूछिए कि भाई मैं मान गया तेरे पास कोई कागज नहीं है पर तू व्यापार कर रहा है, ये तो प्रूव कर दे. 80% ऑफ दी बोना फाइडी विल टेल यू अ सिस्टम. उन्होंने मेरे को कहा सर मेरा एक इंटरनल धर्म काटा है जो कि 500 किलो का है और मेरे पास जो है स्क्रैप आता था. स्क्रैप जो है छोटे छोटे यूनिट्स में मैं बोरों के अंदर ही तोल करता था, उसका रजिस्टर बना हुआ. ठीक है सर, वैलिड सिस्टम. पुट इट बिफोर द ऑफिसर. नाउ द ओनर्स हैज शिफ्टेड आउट टू द ऑफिसर वंस यू हैव गिवन योर थिंग. मैं अपनी बेसिक स्टेटमेंट के अलावा ये बात कह रहा हूं. पहली बात तो ये काम इंक्वायरी स्टेज पे होना चाहिए, नॉट एट द एडजुडिकेशन स्टेज. क्यों? द assessee should be challenged under 155 at the inquiry stage. Under adjudication you already have formed an opinion, because where the proper officer is of the opinion, without investigation how have you formed the opinion? So 155 cannot be tested at adjudication. But looking into the circumstances of our country today, I still say
सर जस्ट टू अवॉइड कल को कि कोर्ट ये कहे आपने मेरिट पे कुछ नहीं प्रेजेंट किया है और हमें एक सर्कल में नहीं घूमना, आप उसको भी प्रेजेंट करिए। बट आपके पास माल कैसे आया, ये जरूरी नहीं है कि आप केवल एक टोल की पर्ची से ही या एक जीआर से ही या एक धर्म कांटे से ही या सीरियल नंबर से ही, आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं वो प्रूव कर दीजिए। देन द एंटायर onus is on the officer to then say, you see, this is the reason why I am not accepting this. Just because if he writes कि सर मेरे को इन्होंने जो है जीआर की पर्ची नहीं दी, अरे अंडर व्हाट रूल आई हैव नॉट गिवन यू, व्हाट रूल डिमांड्स मी टू कीप दैट जीआर? मैंने आपको प्रूव करा ना 16(2)(b कि मेरे पास सामान आया, तो प्लीज लिव विद दैट। द ओनली थिंग इज वी आल्सो गेट स्टक कि आप मेरे से मांग कैसे सकते हो, वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट। आई होप संजय जी आई एम क्लियर बिल्कुल हो। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था सिल्ली साहब। सर मुकेश साहब बताइए। सर एक ले लूं, बोल लूं सर मैं? हाँ हाँ प्लीज सर बोलिए ना। एक केस है डीलर कंपोजिशन के अंदर, उसको 18/19 का 74 तारीख का नोटिस आया, वो फेक इनवॉइस का अमाउंट बहुत एक माइनर सा अमाउंट है। इस केस में क्या करना है मेरे को? नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ है कि वो शो कॉज आया या प्रॉब्लम है माइनर अमाउंट है? कंपोजिशन डीलर है, मैं कहता हूँ सर फेक इनवॉइस है तो मर गया मैं, बट इट इज नॉट फेक। जैसे कि 1 करोड़ की परचेज है, उसमें कुछ 12,000-13,000 का इनवॉइस, वो कहता है इट इज फेक इनवॉइस। नहीं नहीं अच्छा, सर उस पार्टी को खोल के देखा मैंने, उस पार्टी को खोला जिसका बताया, उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीलर किया है। नहीं ये पार्टी है मुकेश जी एक सेकंड, 74 का नोटिस कॉम्पोजिशन को 74 का नोटिस आया है जी। 74 में उससे क्या डिमांड करेंगे? टैक्स तो डिमांड कर ही नहीं सकते उससे, नहीं, टैक्स डिमांड कर रहे हैं ना वो, ये सर कर ही नहीं सकते बिकॉज द कॉम्पोजिशन supplier has not availed the input tax credit. What they can do maximum was they can evoke the condition of section 10 and deny his composition. That is all what they can do. अगर 74 का नोटिस आया तो वही मैं कह रहा हूँ, लीगल ग्राउंड ही गलत है जो आप ले रहे हैं, उसको आप लिखिए कि 74 एप्लीकेबल ही नहीं है मेरे पे। ठीक है सर am I very clear? you are right, When you are there is right. no availment of ITC, how can the ITC be recovered from me? नॉन अवेलमेंट आईटीसी तो अवेल किया नहीं इसके अंदर। Correct. I am not availed ITC, matter over. ठीक 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 ठीक, चलिए सर। थैंक यू सर। सही सर नमस्कार। नमस्कार एक सर। एक करके संयोग भाई, एक एक करके सवाल पूछिए, ऐसा नहीं कि देखा अभी आप संयोग जी मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं हैंड रेस कर दिया, मैं आपको रिक्वेस्ट कर लूंगा, लेकिन आप तो डायरेक्ट माइक्रोफोन ऑन करके स्टार्ट कर देते हैं बोलना। नहीं गुप्ता जी को सो मैंने कहा था कि बोलने को। थोड़ा सा हर्षी मैं एक छोटी सी विनती करूंगा। संयोग जी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और फिर शैलेश जी के क्वेश्चन के साथ समापन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक है। सर। चलिए सर, संयोग जी योर क्वेश्चन सर। सर जैसा आपने अभी बताया था कि रिपीट केस में दोबारा नोटिस नहीं आ सकता, तो सर हमारी पार्टी पे आया हुआ है दोबारा नोटिस। हमने 2 साल पहले केस करवा लिया था, अब फिर आ गया उसी पॉइंट पे। तो अब वो सर ये कहते हैं कि भाई इसमें 14 पॉइंट हैं और ये मुख्यालय से आया, इसलिए आपको ये केस करवाना पड़ेगा। तो सर हम अपने रिप्लाई में क्या केस लॉ डालें, थोड़ा वो बता दीजिए। सर मैंने अभी आपको वीको लैबोरेटरीज का केस बताया था, आप उसको ले लीजिए प्लीज। सर थोड़ा बताएंगे कौन सा केस? मैं आपको क्या साइटेशन दे दूं? मैं आपको अभी साइटेशन इमीडिएटली नहीं दे पाऊंगा, आप केवल नाम नोट कर लीजिए। दिस वाज यूनियन ऑफ जी सर नाम बता दीजिए जी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीको लैबोरेटरीज, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जहां पर यह कह दिया गया है कि concluding assessment cannot be reopened, it will be an abuse of process of law. ठीक है सर, and you can approach the high court in such particular cases. Coming on to शैलेश जी बताइए सर। थैंक यू सर। सर एक सेकंड सर, एक सतीश पांडे जी का बेटे का जरा सवाल रह रहा है। सतीश जी बताइए सर। शॉर्ट में पूछिए सर थोड़ा। अपना अनम्यूट करो सतीश बेटा, अनम्यूट करो अपने आपको, माइक्रोफोन अनम्यूट करो अपना सतीश। सर नमस्ते। सर एक क्वेश्चन है हमारा। इस नमस्कार। समय सर सो काज नोटिस आ रहे हैं कंपोजिशन डीलर को कि वो 1 क्वार्टर का अगर टैक्स नहीं पेड कर रहे हैं तो अदर दिखा के उनको सस्पेंड किया जा रहा है।
अगर वो एक सत्र का टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, एक क्वार्टर का सर। एक क्वार्टर का, वो जी, क्यों नहीं पे कर रहे हैं? कोई भी रीजन, जैसे कोई भी या वो बाहर हैं या कुछ भी हैं, हम्म। तो उनकी फर्म को सस्पेंड कर दिया जा रहा है सर। अच्छा। रीजन अदर दिखा के यू हैव नॉट पेड टैक्स। हम्म। नहीं, सो अब हम उसमें, मतलब व्हाट इज द इशू? इशू ये है कि फर्म सस्पेंड कर दी गई है सर। नहीं, मैं मान गया सर, वो फॉर्म सस्पेंड करने के लिए जो उनकी पावर है वो सेक्शन 29 से वो ड्रॉ करते हैं। जी ठीक है ना सर? और 29 के अंदर कायदा जो कहता है वो कहता है कि देयर हैज टू बी टू क्वार्टर्स, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स जिनके अंदर उसका नहीं होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा खोल रहा हूँ इसको। सही है सर, सर। 3 क्वार्टर है सर। थ्री थ्री क्वार्टर्स है आगे से। 3 क्वार्टर है सर वो। टू मैं एक कंसेक्यूटिव सेकंड, क्योंकि कॉम्पोजिशन ना बहुत ज्यादा कोई डील नहीं करता, और वेरी जी फ्रेंकली मैं भी नहीं करता कॉम्पोजिशन वेरी। आई अंडरस्टैंड यूपी में काफी केसेस हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड कोई भी आज तक कोई केस एपेलेट या हाईकोर्ट लेवल पे पहुंचा नहीं है। जी, तो एक सेकंड के लिए प्रावधान को एक सेकंड देख लेते हैं दोबारा से। आई वो एम जस्ट ओपनिंग अप दी 3 क्वार्टर पर्टिकुलर है सर। सेक्शन 29 सबसेक्शन A person paying tax under Section 10 has not furnished the return for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing these said return. तो 3 ही तो महीने हुए सर, 3 क्वार्टर कहाँ हुए? A person paying tax under Section 10 has not furnished the return. Now this particular amendment has been brought from 2022. The return for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing said return. तो 3 ही तो महीने हैं सर, अब आप बताइए उसमें क्या गलती है? सर हमारा टैक्स 18 जुलाई को जाना चाहिए था, ठीक है। और हमारी सस्पेंड फर्म कल सर सस्पेंड हो गई। अभी सर 3 महीने हुए कहाँ हैं? हाँ, तो सर फिर एक काम करिए ना, एक चिट्ठी उसको डालिए कि आप ये प्रावधान है, और कम जी से कम 3 महीने तक अगर मैं नहीं करता जी तो आप मेरे को सस्पेंड कर सकते हैं, आप मेरे को कैंसिल कर सकते हैं। जी अभी आप मेरे को कैंसिल नहीं कर सकते। और जी जो आपने सस्पेंशन करा है उसका रीजन नॉन फाइलिंग ही दिया उन्होंने। जी जी तो दो बातें हैं, एक चिट्ठी आप लिख लीजिए उनको, जी जी और दूसरा, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रिटर्न को फाइल कर दिए। बहुत छोटा मुद्दा है, इसको जी। बहुत ज्यादा खींच के कोई फायदा नहीं। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है जी। मैं ठीक। मानता हूँ सतीश जी बहुत लीगल पॉइंट पे जा सकते हो, पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको खींच के कुछ नहीं मिलता। ठीक सर, एक ठीक सर। कॉम्पोजिशन सप्लायर में इतना, आई डोंट फील कि वी हैव टू स्ट्रेच इट आउट। गेट हिज रिटर्न फाइल्ड एंड दैट विल बी रीओपन। ठीक। लीगली यू आर थैंक करेक्ट। थैंक शैलेश जी। शैलेश भाई, आप शैलेश भाई, जी जी जी। सर बस अब आप एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे ये भर जानना चाह रहा था सर, कि जीएसटी जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, क्या वो पूरा कर रहा है या अभी और भी कुछ बाकी है? अब मैं ये पूछूंगा सर, हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था दो। पहला, एक सिंगल मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। जी सर। पहले क्या था, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ टैक्स आर्बिट्राज। यस सर। दिल्ली के अंदर 12.5% का टैक्स हुआ करता था, हरियाणा में 13.125 का, 13.125% का, यूपी में 14.5% का। जी तो सेम प्रोडक्ट के ऊपर मैं अगर दिल्ली से आपके नोएडा में सप्लाई करता, तो मैं कंज्यूमर को कम पैसों में वही चीज उपलब्ध करा सकता हूं, जिसके कारण एक यूपी के व्यापारी को नुकसान हो रहा। दूसरा जो एक कारण था वो था मल्टीपल टैक्सेस, कि बहुत सारे टैक्सेस की आपको रिटर्न भरनी पड़ती थी, वैट की, सर्विस टैक्स की, एक्साइज की, एंटरटेनमेंट टैक्स की, लग्जरी टैक्स की। और आप जितनी स्टेट्स में थे सबके कानून अलग अलग थे। हर जगह पे आपको एक अलग फार्म लेने डिपार्टमेंट जाना पड़ता था। हर सी फॉर्म के लिए आपको डिपार्टमेंट भागना पड़ता था। हर टोल नाके पर आपको अलग रुक के आपको पेपर दिखाने पड़ते थे। आज की डेट में क्या वो टैक्स आर्बिट्राज का नुकसान हर व्यापारी को खत्म कर दिया या नहीं कर दिया? मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं अब अपनी तरफ से बोल रहा हूं। क्या वो खत्म हुआ कि नहीं? आज क्या दिल्ली का कोई व्यापारी, यूपी का व्यापारी किसी और स्टेट में टैक्स के कारण, मैं बाकी किसी कारण नहीं कह रहा, टैक्स के कारण क्या माल के रेट में फर्क कर सकता है? नहीं कर सकता।
आज चाहे आप IGST लगाएं, चाहे आप CGST SGST लगाएं, आपका रेट एक है। नंबर 2, क्या आज इतनी सारी जो रिटर्न्स पहले आप क्या एंटरटेनमेंट टैक्स में प्रैक्टिस कर पा रहे थे, लग्जरी टैक्स में प्रैक्टिस कर पा रहे थे, आप एक्साइज में प्रैक्टिस कर पा रहे थे? अगर हद से हद किसी ने भी करी है तो 2 टैक्सेस में कर ली। आज आपने उन सभी टैक्सेस को समावित करके एक टैक्स बना दिया, और आप खूब अपने एसएससी वर्ग में, आपका जो पहले टैक्स एसएससी बेस था वो अगर भाई 400 फाइलें थी, आज हर अधिवक्ता के, हर प्रोफेशनल के पास कम से कम नहीं तो 600 से 700 हो गए। सो बेस सबका बढ़ा, और सबको ये सहूलियत हुई है। कल शैलेश जी का मन करे तो दिल्ली की अपीलेट अथॉरिटी के सामने बैठकर वो जीएसटी का केस आर्ग्यू कर सकते हैं, जो कि दिल्ली की सेल टैक्स और वैट की व्यवस्था में पॉसिबल नहीं था। तो सर, जब ये हमारा विजन था, जो हमारा व्यू था, वो फुलफिल हुआ। प्रॉब्लम कहाँ आई? इम्प्लीमेंटेशन के अंदर शुरू में जीएसटी पोर्टल के ऊपर आई। जब भी जाते थे तो पता चलता था 1.5 लाख लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं और लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। और आज तक किसी को समझ नहीं आया वो 1.5 लाख खुश नसीब कौन थे। पर मैं तो कब से करेक्ट है। सो ओवर द पीरियड वो सब जो इश्यूज थे वो आयरन आउट हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? फेक इनवॉइस। जी सर। मेरे ख्याल से ये जो चर्चा का जो एक प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं वो इसीलिए हैं, हम लोग एक दूसरे से इन पॉइंट्स को शेयर करके अपने रिप्लाईज को, अपने एसएससीज के डिफेंसेस को हम समझें, थोड़ा उन्हें समझाएं, एंड वी ट्राई टू लुक इनटू व्हाट आर द गुड केसेस व्हिच शुड बी फॉट। नॉट एवरी बैटल हैज टू बी फॉट। सो वही मैंने अभी जैसे अपने पांडे साहब से जो अभी बात कही कि कुछ बैटल्स बहुत छोटी भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी। सिलेक्शन ऑफ द बैटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से केसेस पहले हाई कोर्ट पहुंचेंगे? अगर अच्छे केसेस हाई कोर्ट पहुंचे, गुड प्रेसिडेंट्स विल बी सेट। विद बैड फैक्ट्स, विद बैड एसएससीज, हाई कोर्ट्स विल कम डाउन हेवीली ऑन द टैक्स पेयर। सो गिव देम सम टाइम। आई कैन टेल यू, अभी जो चल रहा है, ना आप खुश हैं उस पूरे तरीके से, ना हम खुश हैं। ऑफिसर्स लास्ट मोमेंट पे इतने सारे शोकॉज लेके बैठ गए, उनके ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, सब पे, एक पूरे व्यवस्था पे 3 साल का प्रेशर इकट्ठे आया है। कुछ कोविड कारण था, कुछ ये नया टैक्स कारण। पर मैं ये मानता हूं, थोड़ा समय दीजिए। यस, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। कहीं कहीं पे टाइमलाइंस मिस हुई हैं, कहीं कहीं पर अनरीजनेबल डिमांड्स हुई हैं। यू द टैक्स पेयर ऑल्सो हैज टू फील द पेन। उसे जी हाई कोर्ट कुछ केसेस में जो नहीं जाना चाहिए था उसमें भी जाना पड़ेगा। एंड हाई कोर्ट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। द ऑनरेबल कोर्ट्स, द ऑनरेबल जजेस, in absence of tribunal, I can tell you what patience the honorable high courts are keeping, कि ट्राइब्यूनल की गैर मौजूदगी में असेसीज के पेन को उन्होंने कितना रिलीफ दिया है। और आपका तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे टॉप नंबर पे आता है। अगर मैं रिलीफ्स के मामले में देखूं, जो मैक्सिमम जजमेंट है ई वे बिल्स की, वो किसने दी है? यूपी ने दी है सर। जो मैक्सिमम जजमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ, अभी रिसेंट कल की एक जजमेंट है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, जहां पर केवल सिर्फ टैक्स के रिटर्न के अंदर जो गलती थी उसको ठीक करने के लिए वो रिलीफ दे दिया गया है, इवन बियॉन्ड द टाइम स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 39। सो हाई कोर्ट्स आर कमिंग टू योर रेस्क्यू। यस, वी विल नॉट गेट अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला। हमें सब कुछ ऑन द प्लेटर नहीं मिलेगा। एफर्ट्स both in terms of writing, presentation, approaching the authorities, in terms of date of hearings, सब मेहनत करनी पड़ेगी सर। वो जो सही। कोविड काल था खत्म हो चुका है, सबको फील्ड पर उतरना पड़ेगा। एंड जो भी उतरेगा, आई कैन टेल यू, अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। तो शैलेश जी, जीएसटी जो है वो अपना काम बहुत सफलतापूर्वक उसने करा है। यह सिर्फ ये है कि ये जो एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम है, इसके लास्ट लिम ऑफ सेटलमेंट, वो कहते हैं कि ये दिस इज द एंड ऑफ द हनीमून पीरियड नाउ। जी सर। सबको अब इस व्यवस्था को खूब अच्छे से समझ में आ गया है। आज की डेट में बताइए, किसी का आईटीसी के अंदर, 2B के अंदर पहले जो मिसमैचेस का झगड़ा था, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। जीएसटी वो 1 सही। की मिसमैचेस कुछ हो रहे हैं? नहीं हो रहे सर। आज की डेट में रिटर्न फाइलिंग हैज बिकम वेरी इजी, बट स्टिल हम जटिलताओं
दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ पे काम करेंगे तो हम अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नहीं तो फिर तो हम अकाउंटेंट्स वाला काम कर रहे हैं, जो कि हमें दोबारा सोचना पड़े क्या क्लासिफिकेशन है, क्या रेट है, क्या ई वे बिल के मॉडल्स। अब कई लोग कहते हैं सर हमने इन ट्रांजिट जो है वो गुड्स भेज दिए, सर उसका ई वे बिल, सर उसका ई वे बिल ऐसे बना, ए ने मुझे भेजा, मैंने बी से बी को अपने यहाँ से ई वे बिल भेज दिया। सर ये तरीके ठीक नहीं है, और ये कुछ नए भी नहीं है। सबने जब पहले सी फॉर्म E1 की व्यवस्था होती थी, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्टी सबको पता है क्या होता, तो वो जो तरीके थे, पहले अफसर के सामने कागज जाता था तो हर बंदा पर्टिकुलर था। जैसे जैसे सेल्फ असेसमेंट आपके ऊपर रिलायंस बढ़ाई गवर्नमेंट ने, आपने कागज के महत्व को उतना ही कम कर दी। कोई सी फॉर्म इशू हुआ था इंटरस्टेट का विदाउट बिल्टी? अभी मेरे से पूछा गया संजय जी ने कि भाई बिल्टी नहीं है हमारे पास। सर सी फॉर्म क्या कभी बिल्टी के बिना इशू हुआ है? नहीं हुआ सर। कभी तो नहीं। सर उस दौर में, जो कि इससे पुराना दौर था, हम सारे कागज मेंटेन करते थे। मैं संजय जी ये नहीं कह रहा कि उसका जरूरत है, प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट डिपार्टमेंट इज सेइंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जैसे जैसे ये मैकेनिज्म्स रिलैक्स हुए, they have been I'm not saying misuse, but they have been mistaken for granted by the businessmen. So tell them कि भैया टाइम आ गया, थोड़ा सा अपने कागज को, थोड़ा सा अपने तरीकों को थोड़ा सा कैड़ा करिए। आप गलत काम नहीं कर रहे, पर सही काम कर रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा सिस्टम्स अच्छे करें। दैट इज ऑल विद विच आई विल पुट अ एंड टू माय डेलिब्रेशन सर। ठीक है शैलेश, रमाशंकर से कुछ कर लीजिए। थैंक यू मैं सर, थैंक यू। पॉजिटिव आउटलुक के यस साथ सर, देखना चाहूंगा सर। जस्ट मेरा एक सबमिशन है सर। इज सर ए वेरी एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ 4C. आई एम रियली हैप्पी विथ दैट चलिए, एक्सप्लेनेशन. दैट्स रियली वेरी गुड फॉर वी ऑल एडवोकेट्स इन थैंक यू, फ्यूचर. So we should थैंक take यू, care of it. Thank you a lot, sir. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। गौरव सर, नेशन की बुक क्या नेट पे उपलब्ध है? 100% सर, एवरीथिंग इज ऑन नेट। ओके। देवेंद्र वाधवा जी, आपका देवेंद्र वाधवा जी अपने मोबाइल आप को अनम्यूट कर लीजिए। देवेंद्र वाधवा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आ गया। आप सर का वोटर थैंक्स करें, फिर उसके बाद राष्ट्रगान करेंगे। आप राष्ट्रगान के समय सभी डेलीगेट से रिक्वेस्ट है अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें। मोहिन सर्वप्रथम भाई आप उससे सभी नंबर ले लीजिएगा सर से बाद में बात करने के लिए। सर्वप्रथम सभी को सादर नमस्कार। मैं अपनी ओर से, उपकाश की पूरी टीम की ओर से, होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर गौरव गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आज आपने अपनी मधुर वाणी से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। हम सभी साथी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वह सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वेबिनार के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम का, शैलेश सर का, संजय भटनागर सर का, अंकित गर्ग जी का, महामंत्री उपकाश श्री प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री प्रतीक अग्रवाल जी का, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश श्री रविंदर खरे जी का, और हम सब के आदरणीय श्री हर्ष शर्मा जी का। सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रत्येक सप्ताह आप हम सब के लिए हमारा ज्ञान वर्धन कराने के लिए सर इतनी मेहनत करते हैं, यह कोई आसान काम नहीं है। सभी व्यस्त हैं अपने अपने कार्य में, लेकिन साहब सर आप हम सब के लिए इतना टाइम निकालते हैं। हर्ष शर्मा जी विशेषता आपका धन्यवाद। सभी उपस्थित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल वंग।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। Thank you, sir. Allow me to leave, sir. जल्दी आइएगा सर वापस। थैंक यू वेरी मच हाँ एवरीवन। सर। जी सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो भी डिस्कशन ऑफ टॉपिक था। हाँ बेटा। जी एक्चुअली जैसे अमेंडमेंट होते हैं जो कोर फील्ड्स के, वो अगर स्टिपुलेटेड 15 दिन के पीरियड में नहीं होते हैं और वो मतलब 2-3 साल बाद कराए गए, तो उसमें पेनल्टी का क्या प्रोविजन रहेगा? मतलब कौन से सेक्शंस में अंदर आएगा? 122 में आएगा कि 125 में? कुछ और ले सकते हैं उसमें? संजय सर, संजय भटनागर सर नहीं कहाँ चले गए? गए। चले गए। पारस अपने चोपड़ा जी हैं जोधपुर से, उनसे बता दीजिए सर। चोपड़ा जी आप ये बता चोप- दीजिए जवाब। तो हाँ सर। चोपड़ा साहब, क्वेश्चन बिटिया ने जो पूछनी क्वेश्चन थी पूछा है, हाँ बिटिया ने जो क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब दे दीजिए। हाँ बोलो सर, क्या है अगेन? सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे जो कोर फील्ड के अमेंडमेंट होते हैं वो टेक्निकली 15 दिन के अंदर होने होते हैं, बट हाँ अगर ओके। एसएससी ने उनको 1.5-2 साल के पीरियड में नहीं कराया है और अब वो जवाब मांग रहे हैं, देखो भाई, तो उन्हें अमेंडमेंट, डायरेक्ट मैडम अमेंडमेंट के लिए तो लिमिट है। देखो अमेंडमेंट कोई रह गया तो आप कभी आप जानते हो, कोई टाइम लिमिट के बाद तो अमेंडमेंट तो होगा नहीं, वो तो वही उसी डेट से मिलेगा आपको। तो इसमें से पेनल्टी की प्रोविजंस क्या एक्टिव हो देखो सकते हैं? जैसे मतलब कोटा अगर वगैरह की एंट्री नहीं है, मालूम मिनिमम 25,000 पेनल्टी है इसमें। SC ST SC जो भी 125 के अंदर वाली आप बात कर रहे हैं, है। यस जो मैडम। 125 के अंदर है, 125 के अंदर जो आती है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ वन तो व्हाट अबाउट यू आर टॉकिंग? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि ये सेक्शन के अंदर ही हम पीनलाइज होंगे। हाँ बिल्कुल, we are taking that, you take in that section, so it can be reduced, but the CGST officer are no, in state GST no problem, but in the CGST they are imposing penalty 25,000 for each one, and they They are are not, imposing 25,000. and they are not give us with back from the old date, and in supposing we forget, if our case come in the audit, they also do the same problem. One of my in case, you know that some business was the seasonal business. Okay, so we have taken some seed in front of our shop next, and we have not added. Then they have done the business audit. They impose penalty 25,000 for state GST, 25,000 in the both state and CGST. So for the amendment purpose, you have to be very careful. Is there a possibility कि we can take relaxation under 120 to 16, like once? Yes, we can also take this one. If they not accept, we can file the appeal. But we can, just like 73, 74. You know, 73, previously there was a limit, but 74 after 4 years that can. So therefore, you know, in this amendment 73, 74, they reshuffle both one. Actually, the penal provision in the GST, you know, sometimes there is a controversy. Sometimes you also see, supposing when we come under the state GST to CGST, okay, some ITC we couldn't get. You know, in the CGST they are imposing penalty, and we go to the appeal. Then if amount exceed to be 5,000 of the due tax, then they not give any rebate. For that purpose, you know, in the latest in the amendment, an amnesty scheme that was not notified. After that one, we get the rebate. But for amendment purpose, I think there is no such thing. But we can, you are also right that we can request for imposing penalty under that section.
instead of 25,000. That is you are right. We can write, but not, you know, We can make a point at least out of it that they can charge us for 10,000 rupees also. what? Like in 120, like in section 121, subsection 1, rule 16, they say that you can be either charged with 10,000 rupees or the 10% of the tax refund that is there. So tax evasion is not there. The intent was not tax evasion. So proving that, can we say that we can be charged with 10,000 penalty instead of 25,000 penalty? No, they can do it. They can do. Officer can do 10,000 instantly. 100% they can do. Because they That means if they not allow you file the appeal, 100% you get the rebate. Or you know, one thing I told you, government is you wait for some time. Government is very relaxed regarding the this. You know, there is so much discrepancy in the penal provision. So much discrepancy in some 1,000, 5,000, 10,000, 20,000. Now government want to solve this problem, and GST Council also in the next meeting or no, regarding the old matters, they also want to solve the problem. You know, some cases, you know, there is the dual jurisdiction. State GST has, they are the dual jurisdiction. One survey was conducted by the state GST in my one of the case. Okay, after 10 days, they done the second survey by the CGST department. And what happened, you know? In CGST department, they got so much differences, and ultimately team go and they get all account sheets, then they go to the they send to the intelligence. Reason there was that CGST departments behavior is not good. They will not change. They always impose to a heavy penalty instead of rationalize that one. That's the problem. In state, this is not problem. However, in some cases, in state, we are also getting problem. In UP, you know, in the UP, in the CELTEC department, if any supposing the mistake in the EWA bill 01, they are in some cases in the check post, they are so much disturbing. This is not problem in the Rajasthan, but in EWA bill, in the check post, that most problem in the UP. In UP, in so many check posts, I have got more than 10 or 15 cases in which EWA bill mistake is there. They try 3, 4 days, 6 days, they hold down. Because you know that trader has not a, he don't want to win the litigation. Supposing my truck was detained, they require guarantee for the 40 lakhs. So they don't want to give. So regarding check post, EWA bill, there is so much problem also there. And secondly, regarding amendment, we have to very careful. If amendment is not proper, supposing we have taken one more place, if they get the inquiry, minimum 50,000 in each one. So for amendment, for change of business, change of place, we have to very particular. You know, now if your bank account is not updated, now the first September, you see from 1st September, you can't file the return. And there is no option. If you file the late return, first that require deposit the penalty. So in GST, one thing is very clear that law is very no relaxation. If you know that in the General Clause Act, Sunday is there, they on first day, but in a year we can't get any election. Sunday, 15 August, 26 January, everything. We just like a computer. So in GST, this is a problem. Amendment, date, we have to be very careful. And secondly, we can file the appeal. Otherwise, you know, the government has done the amendment, and you know, 2 months has been gone till today, notification has been not issued. So many cases of Solar 2, Solar 4, you know, Richie know very well how much cases pending. Okay, ma'am. ठीक है, thank you, sir. Thank you, Chopra sir. Thank you, sir. हेलो शर्मा जी Madam, Hello, any Sharma problem, ji. you can WhatsApp me, sir. I can detail reply you. शर्मा जी Okay, जी na? सर बोले नमस्ते नमस्ते कैसे हो सर, बढ़िया सर, इनपुट सर, बढ़िया सर। सर आपने एक 4-5 महीने पहले वो चित्रकूट का राम जी का भजन वो डाला था ग्रुप पे दैट आई लाइक वेरी वेल, तो फिर एक बार मुझे भेज देना वो ठीक है सर, चित्रकूट का। चित्रकूट सर, तो ठीक है, बहुत सर। जमा तो और गाड़ियां बहुत सर? रुकती है चेक पोस्ट पे। चित्रकूट में तो गाड़ियां बहुत रुकती है चेक पोस्ट पे। यस सर यस सर यस सर यस सर। और कैसे है रिची भाई साहब, ठीक हो, अच्छे हो? सब बढ़िया सर, बढ़िया। कैसी आपके बारिश कैसी अच्छी है?
बहुत अच्छी है। बस सर बारिश ठीक हो रहा है। बहुत बारिश है इधर यहाँ पे, महाराष्ट्र में बहुत बारिश आप है, अपना क्वेश्चन कोल्हापुर में। बता दीजिए, अपन पूछ लेंगे उनसे, गौरव सर से। You all are most welcome at Jaisalmer in the winter season. You make a program for the Jaisalmer, Jodhpur, and बहुत छोटी सी टहली थी वो। चोपड़ा साहब मैं लेके आऊंगा, यूपी को लेके आऊंगा पूरी को मैं। बिल्कुल लेकर मैं आई एम रेडी। मैं भी आऊंगा, मैं भी तो आऊंगा। मैं भी आप आऊंगा, पक्का? शर्मा जी, मैं मैं भी जयपुर आऊंगा। 2-3 साल पहले 2-3 साल पहले मैं जयपुर तो लेके गया था। Jodhpur is मैं there. You have seen Jaipur, but हाँ जयपुर में लेके गया, बड़ा अच्छा लगा Jodhpur जयपुर, is सब लोगों ने there. बहुत एंजॉय किया। Regarding hospitality, we are welcome you. Jodhpur, Jaipur, Udaipur, नहीं everybody. अब उदयपुर और जैसलमेर के लिए लोग कह रहे हैं मेरे से, पहले से ही कह रहे थे I'm लोग ready. बात। जब भी आओगे, शर्मा जी मैं भी आऊंगा उधर। डेफिनेटली सर, Welcome. वेलकम वेलकम। वेलकम। हम आपको जोधपुर की दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे, जोधपुर के लाडू, जोधपुर के मिर्ची बड़े। अब रहने दो साहब, पानी आगे मुंह में रहने दो बस साहब, बस पानी। और इस बार तो हमारे बेटा ऊपर गरिमा तू मेरे से नंबर ले ले, संजय भटनागर का। बारिश बहुत आ गई इस बार, जी खूब बारिश आई संजय इस बार। भटनागर का नंबर ले ले मेरे से। अच्छा जी। तो बाकी कभी कोई प्रॉब्लम हो अंकित गर्ग से या संजय भटनागर जी से कांटेक्ट करते हैं। कोई कर लो, आपस में बात कर सकते हो। गरिमा मैडम में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना बेटा? और वो टिपिकल जी प्रॉब्लम जी। हो तो मेरी बेटी गुड़गांव उसके नंबर दे दूंगा। टिपिकल प्रॉब्लम हो तो आप उससे कर सकते हो। अब वो 50 करोड़ की कोई प्रॉब्लम हो तो वही सी कैन रिप्लाई। चोपड़ा साहब बिटिया को आप लेके आया करो, बैठाया करो वेबिनार में। लाऊंगा, मैंने उसको बोल दिया अभी कभी एक आपको कराऊंगा वेबिनार, बिल्कुल कराऊंगा, अच्छी कराऊंगा, गारंटेड। हाँ। नहीं उससे कहो ना, बैठे वेबिनार में बैठे सीखेगी कुछ यहाँ बैठ के। वो थोड़ी अभी सही बात है। वो क्या हमको भी अच्छा लगेगा, कोई क्वेश्चन आंसर का जवाब देगी वो तो अच्छा भी लगेगा हम नहीं लोग। करेंगे। अभी वो वीडियो की पार्ट में बनी हुई थोड़ी फंसी हुई है, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ महीने में एक वेबिनार में बैठाऊंगा पक्का, 100% श्योर, रेस्ट श्योर। और कोई भी राजस्थान में कोई काम हो, कभी भी राजस्थान में हो, महाराष्ट्र सर आप जोधपुर के राजा, मुझे पता है आपके बारे में, मेरे क्लाइंट ने बताया आपके बारे में। आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी हो, आपकी पूरी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, हम आपकी सेवा में हैं। मेरे क्लाइंट ने जो इसको मैंने भेजा था आपके पास, उन्होंने बहुत तारीफ करी। देखो यार, वो तो अपनी ड्यूटी है। देखो मैं कोई क्लाइंट हो भले, अपन देखो या तो काम लेते नहीं, लेने के बाद इट्स आवर ड्यूटी। और नहीं आपने बहुत बढ़िया करके दिखाया, उससे बहुत तारीफ करता हूं। मतलब कभी अहमदाबाद हो, बड़ौदा, कहीं प्रॉब्लम मेरे को बोल दिया करो, कोई भी हो, कोई भी ITT हो, ट्रिब्यूनल्स हो, कोई हो, किसी का कभी भी पर्सनल प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ITT की हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई क्वारीज हो, इसमें कुछ नहीं है। देखो सब लोग वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। I am also new when I come in the 78, nothing, because we are all, और you know हमारे यहाँ तो जितने भी जोधपुर से आप ताजुब करोगे, वी आर द 36 जजेस फ्रॉम जोधपुर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल इन जोधपुर लास्ट 10 years। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एजुकेशन का सबको शौक है, हैव टू लर्न, इट्स ए गुड। हम आपको जोधपुर घुमाएंगे, अच्छी कॉन्फ्रेंस करेंगे, बढ़िया, रेस्ट एश्योर। पक्का सर, पक्का। ओके सर। ज्ञान सर, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो जितना दी जाए उतनी ही बढ़ती है। बस सर ऐसे नहीं, ज्ञान वो पानी है, जितना इसे बांटोगे, ज्ञान वो पानी है, जितना इसे बांटोगे उतना बढ़ेगा ये। बिल्कुल 100% श्योर है साहब। कोई भी देखो सर, मैं बताऊं आपको, मैं आपको एक छोटा सा मेरी लाइफ का उदाहरण बताऊं। यू नो मालीराम जी वर्मा, सीनियर चार्टर अकाउंटेंट, CL जंवर, NC मेहता इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट अशोक चंडक। We go in the 1978 Mount Abu. At that time, job work, printing job work, when we use the CPOM, all CTO impose the tax on purchase of machinery. Okay. Gujarat High Court one decision, and Ashwin sir, MR Verma told me, I use that. At that time, I have get 100 assessment of the Alcobex different companies. I won that one because they say that job work was done for the subsequent sell. So it is not job work. I sell to you, sell to. So if you go discuss so many problems, we can solve. No problem at all. Because all are in the education, everybody learn. You know, High Court judges always learn from the advocate only. Advocate and see it. Advocate teach him. Supreme Court judge himself don't know. We show him this. You see this law, this law. So advocate is the super community of the India. I told you, and we are giving for the society, and it is our duty that we have to maintain our moral, and we have to give some to our society and to our younger brother, always elder brothers. We each other learn from each one. It's good. Always remember,
मुझे आई नो दैट जस्टिस चोपड़ा 90 years. You today I got fan के Parsi, how are you? You मैं कहा सर we learn from you. ऐसा एक सब आपस में अपन we have to learn. So we have to जितना भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत अच्छा रहेगा. Any work like me, you are more welcome at Jodhpur. Any problem, tell me. Thank you, so kind of you.